So today we'll be having a session on entrepreneurship simply idea to IPO. Ultimately आइडिया स्टेज से लेके IPO स्टेज तक हमें कैसे जाना है, कैसे पहुंचना है, क्या क्या स्टेजेस होती है, क्या क्या चीज़ें आती है। एक स्टार्टअप की लाइफ साइकिल समझ लो कि क्या क्या चीज़ें आने वाली है। उसके वील बी जस्ट टचिंग अपॉन टुडे द बेसिक्स ऑफ इट। यानी कई बार क्या होता है कि हम उसमें चले जाते हैं लेकिन पता ही नहीं करता ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट भी होती है, ये स्टेप्स भी होते हैं। ये मेरे को फंडिंग किस लेवल पे कितनी वैल्यूएशन होनी चाहिए, व्हाट इज द मार्केट ट्रेंड। लोग तो आते हैं कितनी भी वैल्यूएशन बोलते हैं, कितनी भी एक्यूरेट डिलीशन करते हैं, लेकिन एक जनरली जो हम बोलते हैं एक जेन्युइन चीज़, तभी कई बार प्रोडक्ट आइडिया सब चीज़ें अच्छे होने के बाद भी फंडिंग नहीं मिलती, क्योंकि या तो शायद आपने मार्केट में 10 लोग चीज़ ऑफर कर रहे हैं, आप उससे इतनी दूर हो, ओके यार जब वो चीज़ इतनी की मिल रही है तो मैं तेरे क्यों बाय करूँ। वो उस टाइम नहीं कहेंगे, बस सीधा डिनाई कर देंगे आपको, ये नहीं कहेंगे कि यू आर हाई, वो क्यों कहेंगे कि हाई है कम है। लेकिन एक स्टार्टअप को, एक इन्वेस्टर को भी साथ में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब मैं इन्वेस्टिंग भी कर रहा हूँ किसी चीज़ के अंदर, तो मुझे एक स्टार्टअप के अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्या क्या चीज़ें उसकी समझनी है ना। सो दीज आर द जनरली स्टेजेस जो सब चीज़ें हम करेंगे, क्या क्या है, कैसे है, स्टार्टअप क्या है, चीज़ें क्या है, बहुत सारी चीज़ें आपको पता होंगी कि ये मैंने देख रखी है ना। बट कुछ चीज़ें ऐसे होंगी मे बी विल एड अपॉन। अब सबसे पहले बात करें हम स्टार्टअप जो है, व्हाट इज अ स्टार्टअप। स्टार्टअप होता क्या होता है स्टार्टअप। Anything innovative, business model, scalable, employment generation, and एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड ऑल, एवरीथिंग एंड ऑल। और कुछ start a new business. न्यू बिजनेस। अच्छा तो चलो एक किराने की दुकान खोली है, एक एमएसएमई बिजनेस है। एमएसएमई और स्टार्टअप में क्या फर्क है। एमएसएमई कोई नॉर्मल बिजनेस भी हो सकता है, पर स्टार्टअप है तो रजिस्टर होना चाहिए जो कंडीशन क्या है। देखो मैं ये कहता हूँ 5 लाख का इन्वेस्टमेंट वाइज 5 लाख का स्टार्टअप भी होता है, 5 लाख का एमएसएमई भी होता है। 50 लाख का स्टार्टअप है, 50 लाख का एमएसएमई है। 5 करोड़ का भी स्टार्टअप है एमएसएमई, 50 करोड़ का भी स्टार्टअप है एमएसएमई है ना। सो देयर इज अ डिफरेंस इन अ सेंस कि दोनों में कुछ तो डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है आप बोलो। एमएसएमई क्या है, जैसे कि अपने लिए काम कर रहा है, सोसाइटी के लिए काम नहीं कर रहा। स्टार्टअप बेसिकली स्केलेबल होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, सोसाइटी सोसाइटी। काम करे, अच्छा ग्रोथ प्रोडक्ट ऐड करे कंट्री के लिए। एमएसएमई का होता है अपने लिए ज्यादा कस्टमर सेंट्रिक होता है, अपना प्रॉफिट सेंट्रिक ज्यादा होता है। चलो सोसाइटी और ग्रोथ वो कंट्री वो भी पैसे के लिए सोच रहा है, ठीक है। दो भी कोई स्टार्टअप ये नहीं कहेगा कि मेरे पैसे लेके सोसाइटी को दे दो, ठीक है। बट हाँ पॉइंट जो एक है वो एक, आप कुछ कर रहे थे सर। स्टेबिलिटी एक्सपेंशन कितनी हो सकती है, एक्सपेंशन आगे मार्केट कितना। मार्केट के था। देखो पॉइंट ये है कि अगर मैं कई बार एग्जांपल लेता हूँ, मे बी राइट और रॉन्ग, बट एक मैं बात करूँ, लेंसकार्ट क्या कर रहा है, चश्मे बेच रहा है। चश्मे तो पहले भी बिक रहे थे, दुकानें तो पहले भी थी, वो क्यों स्टार्टअप कैटेगरी में आया। तो इनोवेशन लिया ना कि आप उसने प्रोसेसेस को बिल्टअप किया और चीज़ों को स्केल कर दिया। यानी 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर हज़ारों दुकानें खोल दी, हज़ारों शॉप खोल दी, 100 शॉप्स खोल दी, है ना। बाईजूस आया, उसने आकाश को टेक ओवर कर लिया। क्यों किया, क्योंकि आकाश ने बिल्टअप किया इतनी देर में, बाईजूस ने वही काम आगे 5 साल में कर दिया। यानी स्केलेबिलिटी जो सी है ना, वो एक बेसिक क्राइटेरिया बन जाता है। तो अब स्केल लेकिन कर कैसे सकते हैं, आजकल वही इनोवेशंस के थ्रू, चीज़ों के थ्रू, प्रोसेसेस बिल्टअप के थ्रू, उन चीज़ों से। नहीं तो अदरवाइज होता क्या है, ट्रेडिशनल जनरेशन, एक फैमिली मेंबर जो बिजनेस स्टार्ट करता है, वो मान लो दुकानों की फॉर्म में बात करता है तो 5 दुकानें खोलता है, वो कहता है बस अब 5 दुकानें मैनेज कर लूँ, मेरे लिए तो बहुत है। फिर नेक्स्ट जनरेशन आती है 20 साल के बाद, वो और 10 दुकानें खोलती है, तो यानी 15 दुकानें हो जाती है। फिर उसके 20 साल बाद और जनरेशन आती है, वो 20 दुकानें खोलती है, तो 40 होते हैं। यानी इट टेक्स अराउंड 50 years टू बिल्ड अप अ बिजनेस फॉर देम। लेकिन यही स्टार्टअप क्या कर रहा है, स्केलेबल मॉडल। स्केलेबल मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सेंस कि ऐसे एक तो प्रॉब्लम होनी जरूरी है। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें, डीपीआईटी की डेफिनेशन, इनोवेशन एंड ऑल इज ऑब्वियसली देयर, लेकिन अगर हम डिफरेंशियल की बात करें तो व्हाट इज अ डेफिनेशन। डेफिनेशन अगर आप देखो मोटी मोटी, एक न्यू एंटरप्राइज हो भी एक बिजनेस है, ग्रो बियॉन्ड द सोलो फाउंडर, ठीक है, क्योंकि वो चाह रहा है एम्प्लॉइज इंटेंड्स टू ग्रो। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, स्केलेबल बिजनेस मॉडल, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट आपके लिए, है ना। सो स्केलेबल बिजनेस मॉडल होना जरूरी है। अब आप चाहे ग्लास बेचो, चाहे फोन बेचो, अगर आप ऐसी कोई इनोवेशन लेके आ रहे हो उसी मोबाइल या उसी ग्लास में, जिससे कि आप स्केल कर सकते हो अपने बिजनेसेस को, देन यू कैन बी रिकॉग्नाइज एज ए स्टार्टअप।
ठीक है, क्लियर है। अब स्टार्टअप को अगर समझने के बाद हम बात करेंगे जनरली एक स्टेजेस क्या होती है एक स्टार्टअप में, है ना। सो अगर आप ये देखो दीज आर स्टेजेस, आइडिया से आईपीओ तक जाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है। अब व्हाट इज एन आइडिया स्टेज, आइडिया क्या होता है? आइडिया स्टेज तो सर वही हुआ जब कोई आइडिया क्लिक हो कि हाँ प्रॉब्लम दिखते हैं, इसका सोल्यूशन हो सकता है। तो अगर आपने सुना होगा ज़्यादातर फाउंडर्स होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या वो सारे फाउंडर्स को उसी दिन सेम आइडिया है? आइडिया तो किसी एक का या दो का होता है, आइडिया सिर्फ किसी एक का आएगा, दूसरा किसको पसंद है ना, दूसरा पसंद, लेकिन ऐसे नहीं होता। होता क्या है, एक बंदे को आइडिया है, उसने कहा यार ये बड़ी प्रॉब्लम, तो आइडिया में बोलते व्हाट इज एन आइडिया, आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जो कोई और नहीं सॉल्व कर रहा, प्रॉब्लम या कोई पेन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। और व्हाट इज दैट पेन, वो पेन क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अगर मैं आपके पास आऊँ अभी, है ना, मैं आपके पास आऊँ अभी और आपको बोलूँ कि आपकी ये ना बाजू की पेन की दवा है और ये 5,000 रुपये की है, आप लोगे मेरे से? नहीं लोगे। आप 6 महीने से ना बाजू के पेन में हो, आप 100 हॉस्पिटल जा चुके हो, अब मैंने कहा ये आपके बाजू की पेन की दवा है लेकिन मैं 50,000 रुपये चार्ज करूँ, अब आप लोगे? लोगे जनरली, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। अफोर्डेबिलिटी को छोड़ दें, अफोर्ड कर सकते हो यार तो दे, मैं तो इतने चक्कर 50 का 2 लाख लगा चुका हूँ, मेरा पेन ठीक कर रहा है तो मैं लेने को तैयार हूँ। यानी वी आर ट्राइंग टू सॉल्व सम पेन, हम ऐसा पेन सॉल्व कर रहे हैं जो कि कोई और सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऐसा पेन अगर तो वही सप्लाई आ जाएगा, यानी वही दवाई देने के लिए 100 लोग हैं तो कंपटीशन आएगा, चीज़ें आएंगी, कम होगा, मैं चार्ज नहीं कर पाऊंगा। बट सबसे पहले अगर आपको ये पता, आप पूछोगे ये दवाई किसने दी, कितने लोगों ने खाई है, जिसके लिए दवाई के केस में तो रिसर्च है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, अप्रूवल्स है, चीज़ें। लेकिन अगर कोई और प्रोडक्ट हो तो आप पूछोगे किन 100 लोगों ने यूज़ किया है, ये किन 15 लोगों ने यूज़ किया, किन 25 लोगों ने यूज़ किया, है ना, किन 1000 लोगों ने यूज़ किया, उनके रिजल्ट्स क्या हैं, क्या चीज़ें, देन यू विल से ओके आई विल टेक इट। तभी जब आइडिया स्टेज से जब MVP स्टेज तक जाना होता है, क्योंकि हमें ये प्रॉब्लम क्या सच्ची में हज़ारों की एग्जिस्ट है, ये 5 लोगों की है, क्योंकि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ लेकिन वो है तो सिर्फ 5 लोगों की, 10 लोगों की, तो मैं बिजनेस स्केल नहीं कर पाऊंगा। प्रॉब्लम तभी अगर स्केलेबल है तभी तो मैं उसको एक्सटेंड कर पाऊंगा, तभी तो पैसा कमा पाऊंगा। एग्जाम्पल ले लो स्विगी, जोमेटोज एंड ऑल, उन्होंने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी, वो भी तो खाना डिलीवरी कर रहे हैं, खाना डिलीवरी क्या यूनिक है, पर प्रॉब्लम क्या सॉल्व की। जो बड़े बड़े थे डोमिनोज, पिज्ज़ा, ये एंड ऑल, वो तो होम डिलीवरी कर रहे थे, वो भी चार्ज लेते थे, लेकिन वो डिलीवरी कर रहे थे। जब वो डिलीवरी कर रहे थे, लेकिन मेरे को तो अपने नुक्कड़ की दुकान का खाना पसंद है ना। और भाई जहाँ पे अगर एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हो ना, मैं तो खुद जाके ले लूँगा, मैं डिलीवरी के चार्ज नहीं दूंगा, है ना। मैं कहूँगा यार 5 मिनट में खुद चार्ज। लेकिन अगर आपको वही चीज़ आपके घर पे मिल रही है और अगर वो छोड़ो डिस्काउंट कूपन देके एक बारी 100 रुपये सस्ती मिल रही है, तो भाई आप तो ऑर्डर करोगे ही करोगे उसको। तो उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व की। अब उसको दुकानदार को क्या बेनिफिट आपको पता है, जैसे फूड के केस में 35% इज द कॉस्ट, बहुत है, लेकिन फूड पेरिशेबल होता है, आपको रिजर्व चीज़ें रखना होता है। लेकिन अगर आपका डेली फूड बिक रहा हो तो आपको मार्जिन कम में भी चल जाता है। अगर डेली सेल्स है, उनकी सेल्स हाई हुई, उनके पास डिलीवरी बॉय तक होने नहीं थे, तो उनको पता है प्लेटफॉर्म से डिलीवरी मिल रही है, उन्होंने 20-30% देना ही पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उधर एम्प्लॉयमेंट डिलीवरी बॉयज़ को भी मिली, है ना। सो उसने 3 लोगों की प्रॉब्लम को एक ही साथ सॉल्व किया, और जिससे सॉल्व किया, और वो एक जने की प्रॉब्लम नहीं थी, हर जगह की प्रॉब्लम थी, हर सिटी की प्रॉब्लम थी। तो वो एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल बना। नो टेस्टिंग इज एट फर्स्ट स्टेज ओनली, देन एंड ऑल। तो आइडिया, सबसे पहले हम बात कर रहे थे, आइडिया मतलब एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, ये प्रॉब्लम है, और उसका सोचा ये सोल्यूशन हो सकता है। जब आइडिया सोचने के बाद उसका है, तो फिर उसने क्या किया, जाके 10 लोगों को बताया यार मैं इस आइडिया पे काम करना चाहता हूँ, मैं ऐसे करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। तो 10 में से 8 ने कहा क्या बोल रहा है यार, ये नहीं होता, खराब है चीज़ है। लेकिन फिर 1 या 2 मिले जिन्होंने कहा हाँ यार तो सही करे, मुझे भी लगता है ये प्रॉब्लम है, मुझे भी लगता है कि ऐसे काम होने वाला है, ये चलने वाला है ना, मुझे भी लगता है दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट। तो दोनों मिलके, तो क्या आती है स्टेज, को फाउंडर स्टेज, ठीक है, यानी को फाउंडर मिला। लेकिन आजकल क्या होता है, अब को फाउंडर स्टेज, बहुत सारे स्टार्टअप ये स्टेज पे गलती कर जाते हैं, जिसकी वजह से आगे नहीं पहुंच पाते, इवन अच्छा मॉडल होने की वजह से, अच्छा बिजनेस मॉडल, अच्छी टर्नओवर 10 करोड़ 50 करोड़ रुपए आके लड़ाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें सेट करनी थी ना, वो की नहीं थी। वो क्या आती है, आपको पता है ट्रेडिशन कैसे होती है दोस्ती, हम दोस्त हैं, चल हम दोनों मिलके कर रहे हैं, 50% तेरा 50% मेरा,
ठीक है, ये हो गया। अब भाई एक बंदा बाद में कहता है कि यार मैं तो जा रहा, मेरे तो मन नहीं लग रहा, मेरे को तो लगा था लेकिन 1 महीने में लग रहा है काम नहीं कर रहा, वो चला गया। और हुआ क्या, 50-50 हज़ार डाले, 1 लाख की कंपनी बनाई। आजकल तो चलो 1 हज़ार में कंपनी भी बन जाती है, पर मैं 1 लाख में बनाई, 50-50 डाले और उसके बाद वो चला गया, कहता कोई बात नहीं, तो चलाता रहा। अब वो बंदे ने पूरा बिल्टअप किया, 100 करोड़ की कंपनी बनाई, लेकिन वो मान लो अभी भी 50% रखा हुआ है उसने, यानी जितने मेन फाउंडर रखे उतने उसके पास शेयर है, और जबकि उसने काम 1 महीने बाद किया ही नहीं। तो फाउंडर्स एग्रीमेंट, फाउंडर्स एग्रीमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम, कि अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, अगर आप काम नहीं करोगे, तो आपकी फीस वैल्यू पे आपको हम बाय बैक कर लेंगे या आप ऐसे करोगे। और दूसरा 50-50 कैसे डिसाइड कर लिया, वो तो इन्वेस्टर हुआ, वो फाउंडर थोड़ी हुआ जो 50-50 ला। आपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये है, ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी हैं, ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें 3 बंदे और चाहिए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाले, जिनको हम इतना शेयर दे सकते हैं फ्यूचर में। वो पूरा हम अभी एंड में टाइम होगा तो आई शो यू द फाउंडर्स एग्रीमेंट पूरा, कि उसमें क्या क्या क्लॉसेज हैं जिनके ऊपर हमें डिस्कस करना पड़ता है। ठीक है, मे बी आप अभी चाहते हो तो मैं अभी दिखा देता हूँ कि क्या क्या क्लॉसेज हैं, अगर इंटरेस्टेड है तो। अच्छा मेरा यहाँ पे डाउट, हाँ। मतलब मैं अपना प्रैक्टिकल अपने घर पर से, जैसे मान लो मेरा आइडिया है और मैं उसमें 5-6 7 महीने से काम कर रहा हूँ और मैंने मतलब छोटा सा प्रोजेक्ट भी बना दिया और वो भी हो गया, बट अब मेरे को चाहिए कि ये टेक का बंदा मुझे ज्वाइन करे और वो सॉफ्टवेयर वाली साइड देखे, तो देन उस केस में हम मतलब कैसे डिसाइड करें कि अगर मैं इसको लगा रहा हूँ तो इसको कितना परसेंट अब मैं दे। देखो परसेंटेज अगेन सबसे पहले प्रॉब्लम समझना। देखो हम यहाँ पे गलती क्या करते हैं, हम ढूंढने निकल जाते हैं टेक वाला बंदा। तो जो भी मुझे टेक वाला बंदा मिलता है ना, हम उसको कहते हैं तू मेरा पार्टनर बन जा। ठीक है, गलती वहाँ है, हमें ढूंढना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेरा फर्स्ट वाला। ठीक है, कि ये प्रॉब्लम तेरे को जच रही है, होएगा हाँ जच रही है तो आएगा, अदरवाइज तो क्यों आएगा, पैसे देखने ही आएगा कि मेरे को इस कंपनी से मिलेगा क्या, मेरा बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम नहीं उसको फर्क पड़ रहा, उसको मेरा कंपनी में मेरे को पैसा कितना बन सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले आप किसी को ये ऑफर मत करो कि तू पार्टनर बन जा, किसी को बोलो ये प्रॉब्लम है, तेरे को लग रहा है प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ठीक है, और किसी को भी स्ट्रेटेजिक एडवाइजर या उसको हम डालते हैं ना, खाली इक्विटी मत दो, चाहे उसे 50,000, चाहे 1 लाख, चाहे 2 लाख, चाहे 10 लाख डल, ये तो स्किन इन द गेम नहीं होगी। ठीक है, जब मेरा पैसा कुछ लगा है ना तभी होने वाला है, नहीं तो मेरे को मिलना है जो भी मिलना है दूसरे बंदे को, ओके कम मिल गया ज़्यादा मिल गया एट द एंड ऑफ द डे खुश है। लेकिन जब पैसा लगा है ना, वो खुद लग जाएगा काम पे कि यार मेरा पैसा लगा हुआ है इसको करने के लिए। तो स्किन इन द गेम लाने के लिए आपको पेन किल जो आपका है ना, पेन किलर जो पेन को सॉल्व करने वाला सोल्यूशन है, वो मैचिंग बनना चाहिए, क्योंकि जब उसका होगा तो वो आपको सोल्यूशन भी ढूंढे। जब तक नहीं मिल रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 महीने डिले हो जाएगा आइडिया, पर जाके तब तक 20 लोगों को ढूंढो तो सही, एक ही के ऊपर डिपेंडेंट होगे नहीं होगा। सर्च फॉर मल्टीपल पीपल, अगर उसके बगैर आपका आइडिया चल नहीं सकता, लेकिन अगर चल सकता है देन इट कैन बी एन एम्प्लॉय ऑल्सो। अगर आपका आइडिया टेक के बगैर मूव ही नहीं हो सकता है ना, तो टेक को पहले ढूंढना जरूरी है, फिर आपको सारी चीजें। लेकिन अगर आपका टेक के बगैर भी आइडिया चल सकता है, चीजें भी, वो तो एक स्केलेबिलिटी का जरिया है ना, देन वो कोई भी एम्प्लॉय भी हो सकता है, किसी भी चीजें हो सकती है, वो स्केल करने का एक जरिया। लेकिन आइडिया वैलिडेशन के लिए मुझे टेक नहीं चाहिए। अगर आइडिया वैलिडेशन के लिए टेक चाहिए तो फिर मेरा वो को फाउंडर है। ठीक है, सो फाउंडर्स एग्रीमेंट, तो फाउंडर्स एग्रीमेंट के क्लॉजेज है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन से जनरली फाउंडर्स एग्रीमेंट। अब फाउंडर्स एग्रीमेंट के अंदर ये नेम्स आ गए, चीजें आ गई, उसके बाद आप किस काम पे करो। अच्छा देखो, फाउंडर्स एग्रीमेंट की एक और सच इंपॉर्टेंस बताता हूँ आपको मैं पहले। आज इससे पहले हम क्या करते हैं, जिस दिन आइडिया सोचा जच गया, क्या करते हैं, कंपनी बना लो, यही करते हैं है ना। पर फाउंडर्स एग्रीमेंट यही एक सिक्योर है कि आपको कंपनी बनाने की जरूरत ही नहीं। आपको किसने क्या पहले दिन कंपनी बनाओ, कौन सा रूल कहता है? आप आइडिया पे हो, भी आइडिया चलता है नहीं चलता 100 चीजें आनी है, बट टू वैलिडेट कि आपने 2 साल पहले काम शुरू कर दिया इस पे, 3 साल पहले काम शुरू कर दिया, फाउंडर्स एग्रीमेंट इज ए वैलिड डॉक्यूमेंट। आपने साइन चार्ज था नोटरी टेस्ट करा लो डेटिंग के लिए कि बैकडेट में नहीं बनाया है ना, कि अगर किसी को प्रूफ दिखानी पड़े बैकडेट का नहीं है ना, तो नोटरी टेस्ट उस डेट का करा लो पहले रजिस्टर्ड। तो उसके अंदर हम जब हम ये एग्रीमेंट आते हैं, इसमें अभी हम आगे क्लॉज करेंगे कि भाई मैं कंपनी जब मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा ना तब बनाऊंगा, मैं पहले नहीं कंपनी बनाने वाला। जब मैं आइडिया के इस स्टेज पे पहुंच जाऊंगा तब, क्योंकि मैं अपने कंप्लायंस कॉस्ट, अदर मिसलेनियस कॉस्ट को मैं रिड्यूस करूंगा।
ठीक है ना। सो उस चीज़ के लिए हमारे पास मतलब ये फाउंडर्स एग्रीमेंट क्लॉज होता है, जब इसमें हम मेंशन कर लेते हैं हम ये काम कर रहे हैं और इस क्लॉज पे जाके हम एक अपनी कंपनी बनाएंगे। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कंपनी पहले बना ली ना तो वो करने की जरूरत ही नहीं है। सो अब ये क्लॉजेज हैं जिसके अंदर हम स्टार्टअप क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कैसे चलेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, कौन कौन कितने पैसे डालने वाला है ना, वो नॉन रिफंडेबल है कि रिफंडेबल है, कैसे होगा, एडिशनल जब जब जरूरत पड़ेगी। आज तो 1 लाख डाल दिया तो वो कौन कौन किस रेशो में डालेगा, कैसे डालेगा। एक फाउंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही हो सकती है पैसे लाना। तो उसको ये होगा कि यार हमें नहीं पता, या तू मार्केट से लेके आ, चाहे जहाँ मर्जी चाहे अपने डाल, हम आइडिया पे काम करें, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंस। जबकि देखा क्या जाता है, लोग फाइनेंस वाले होते हैं वही बन जाते हैं, है ना, कि पैसा कितना आ रहा है वही बन जाता है मेरा, है ना, क्योंकि अच्छा इतने पैसे लाए तो तेरे इतने शेयर। जबकि देयर आर मल्टीपल थिंग्स जिनको वेटेज देना चाहिए। तो दे कैन बी थिंकिंग कि पैसा तेरे है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके लिए तेरे को 20% 30% मिल रहा है, तो जब जब जरूरत है तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो 10 लाख चाहिए कि 10 करोड़ चाहिए, यू हैव टू वर्क ऑन इट। तो वो चीज़ रहता है। एक्सपेंसेस बजटिंग कौन कैसे अप्रूव करेगा, किसके बिहाफ होंगे, अप्रूवल क्या होगी, है ना, और रोल्स एंड फाउंडर कंट्रीब्यूशन कितना होने वाला है फॉर डिफरेंट थिंग्स एंड ऑल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसका शेड्यूल है, आगे मैं शेड्यूल 2 दिखाऊंगा, इसमें और डिटेल में लिखी हुई है चीज़ें कि कौन कैसे क्या चीज़ें होने वाली है। इनकॉर्पोरेशन कब करेंगे, कब एक्शन रिक्वायर्ड है, कब ओनरशिप किसकी आएगी, ट्रांसफर कैसे हो सकती है उसको, इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन वेस्टिंग एंड ऑल, कब कब क्या क्या चीज़ें, कैसे इक्विटी डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना, किसके कितने शेयर होंगे, ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकती है, पहले किस में होगा, बाद में किस में होगा, वेस्टिंग पीरियड क्या है, इश्यू ऑफ शेयर्स है, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, मैनेजमेंट कौन करेगा, अप्रूवल किस किस के पास है, किस किस चीज़ की किस किस के पास अप्रूवल रहेगी, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है टू द कंपनी, है ना, किस रीजन में क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या ड्यूटीज़ होंगी, अगेन कौन पे नॉन कम्पीट नहीं, यानी सेम फील्ड में तुमने कर ली रिसर्च, कोई और कंपनी नहीं 5 साल करोगे 10 साल करोगे, कोई टेक एनीथिंग, ये किसी कंट्री में जाओगे ये नहीं करोगे। तो यू कैन हैव ऑल द क्लॉजेस। एक्सटेंशन, ये शेयर होल्डर एग्रीमेंट जब बनेगा तब तक एक्सटेंडेड ये माना जाएगा, इट्स अ वैलिड थिंग। ये तो कहते हैं ना, कंपनी से पहले के कोई भी डॉक्यूमेंट हो वैलिड नहीं होगा, है ना, तो ये कंपनी के लिख दिया कि नहीं इट इज एक्सटेंशन टू दैट एग्रीमेंट, लिख दिया कि दिस इज एक्सटेंशन, वो जो सा होगा, एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स होंगी, डिसोल्यूशन अगर करनी पड़ी तो हम डिसॉल्व कैसे करेंगे, कैसे चीज़ें करेंगे, है ना, रेजिग्नेशन और रिमूवल ऑफ फाउंडर। अगर मान लो आप इसमें क्लॉज डाल दो 6 महीने तक वो टर्न अप ही नहीं हुआ, वो चला गया, आपसे फोन ही नहीं उठा रहा, अब कंपनी के शेयर उसके पास है ना, आपको बोर्ड रेजोल्यूशन डायरेक्टर वो है, ऐसे हमने देखे हैं कहीं, तो डायरेक्टर बनने की चीजें फोन ही नहीं उठाते, लड़ाई होगी। तो इसमें पहले डाल दो ना कि नहीं हुआ तो आपका ऑटोमेटिक रेजिग्नेशन है, अगर आपने 6 मंथ्स तक रिस्पॉन्ड नहीं किया था, 6 मंथ्स का 3 मंथ्स डाल दो, 2 मंथ्स डाल दो, ऑफिशियली उसको ट्रैक रखो और वो चीज़ें डल जाएंगी। डिस्प्यूट होगा तो कैसे करेंगे उसको सॉल्व हम, जनरल प्रोविजंस और क्या होंगे, अनजस्ट ये कॉमन नोटिसेस एंड ऑल, क्या क्या चीज़ें करेंगे, सिग्नेचर कौन करें कैसे होंगे, ठीक है। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट यहाँ पे डालो, बिजनेस मॉडल क्या है, प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, वो पूरी एक्सप्लेनेशन डालो, ताकि जिसको इन्वेस्टर को दिखाओ कि मैं तब से जब से बना तब से आइडिया में काम कर रहे हैं हम, यानी कि जिस दिन कंपनी बनी। उसका डिस्क्रिप्शन ऑफ फाउंडर्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है ना, वो आ गया। उसके बाद इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूशन कैसे करने वाला, कौन कौन करने वाला, वो सब चीज़ें आ गई, ठीक है। दिक्कत क्या होगी इस साइड में, एक फाउंडर से एक आइडिया मेरे पास, आइडिया आया कोई फाउंडर पैसा आया, कब कहते हैं फाउंडर बनने में, वो कहीं भी आ गया, और उसे उस दिनों बाद क्या हुआ कि हमने कहा कि हमें तो काम नहीं करना, आइडिया खराब, वो डिस्टर्ब हो गया, प्लान तो डिस्टर्ब हो गया, आप तो आपकी कंपनी अपने बना, मैं कहने का पैसा अपना इनका तो कुछ था, लेकिन आइडिया मेरा था, वर्किंग मैं कर रहा था, मैंने सर ऐसा नहीं होता, आइडिया ना कभी चोरी नहीं हो सकता, क्योंकि आइडिया के साथ आता है पैशन। हाँ, लेकिन अभी आपने दूसरी बात की ना, जो बंदा जितना ज्यादा इंडस्ट्री जितना ज्यादा पैशनेट हुई, पैशनेट हम दोनों थे, हाँ। अभी तो ये जोड़ा था ना मैंने, तो ये एग्रीमेंट पे साइन थे ना, नॉन कम्पीट नहीं कर सकता। हाँ, नहीं कर सकता, लेकिन अलग बना ली, तो ये क्या एडिशन में मैं दूसरे काउंटर खराब करना ली, तो कोई वैलिडिटी क्यों नहीं है, कोई भी एग्रीमेंट सर, एज ए लॉ इवन अ वर्बल कमिटमेंट एट एनी प्लेस, इवन अ ईमेल सेंड इज रिगार्डेड एज अ लीगल एग्रीमेंट, ठीक है। नहीं आप करो ना, वैलिडिटी की बात कर रहा हूँ मैं एज ए लॉ, पहली पॉइंट। दूसरी बात है, जब आप आईडी के तभी तो ये फाउंडर्स एग्रीमेंट की जरूरत है, जब हमने साइन ही नहीं किया होता ना तभी डिस्प्यूट होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ दुनिया में 2 चीज़ का डिस्प्यूट,
एक है ईगो का जिसका कोई सोल्यूशन नहीं, दूसरा है एक्सपेक्टेशंस का। अगर आप में भी डिस्प्यूट हुआ एक्सपेक्टेशन का, आपने सोचा होगा 40%, उन्होंने सोचा होगा 50%, 80, आपने 30 सोचा होगा, 20 सोचा होगा, और वो क्यों? क्योंकि आपने बोला होगा मैं 10 काम करूंगा, आप कर रहे हो 3 काम। आपने तो नो पर एग्रीमेंट कहा है, उसमें नहीं करते, उसमें क्या लिखा है? उसमें तुम लोन कंप्लीट बनाते हैं, उसमें क्या लिखा है? वो तो चलो लिखवाया क्या सर, ये तो ट्रेडिशनल है, हर क्लॉज इज चेंजेबल। मैं तो ये कह रहा हूँ हर क्लॉज पर डिस्कशन होनी जरूरी है, समझ रहे हो? दिस इज नॉट फ्रीज क्लॉज, हर क्लॉज के ऊपर डिस्कशन करनी जरूरी है कि मेरी और मैं ही वो डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? अब तो ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद आया वो लगा कि मैं स्केलेबल कर सकता हूँ, मेरे पास पैसा भी है, मेरे को इन्वेस्टमेंट चाहिए कुछ। चलो आप ऐसे एग्जांपल बता दो मुझे, जब 2 फाउंडर पैशन किसी और का था, दूसरे ने उसका टेक ओवर कर लिया और स्केल कर लिया। ये मेरे पास डाटा नहीं है। नहीं सर, क्योंकि मैं यही बोल रहा हूँ वो एक स्मॉल बिजनेस बन के रह जाता है। फिर अगर आपका 2 बंदों ने जिनके मिलके एक जब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबल पता थी कि आप फाइनेंस एक्सपर्ट हो, मैं सेल्स एक्सपर्ट हूँ, मैं टेक एक्सपर्ट हूँ, तो वो 3 का ही पैशन, ठीक है ना? या तो आपने वो आपका कोई रोल उसमें था ही नहीं कभी, आप बस जोड़ तो गए थे आइडिया के लिए, लेकिन आपने जो कहा था डिलीवर था वो कर नहीं पाए, तो आपका पूरी बात तो सुनो एक मिनट, या तो आपका रोल ही नहीं था, और अगर था तो वो स्केल कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिसका जो पैशन शुरू से जिसने A to Z देखा है ना आइडिया को, क्योंकि अभी हम आगे कंसेप्ट्स करेंगे बहुत सारे कि मोट ये सब चीजें एंड ऑल, कि वो चेंज करने पड़ते हैं। मैनी पीपल चेंज इट, तो वो हो ही नहीं सकता। तो और अदरवाइज दुनिया में तो फिर ऐसे तो कोई भी काम कर लो, मतलब नॉट इज ओनली टू दिस, बट यस समथिंग, दुनिया में डिस्प्यूट वही अगर कोई चीज लिखी नहीं है। तो मैं बोलता हूँ कि डोंट गेट इट डन इन बिजनेस, गेट इट रिटन। कोई फोन करके आपको सेल्स वाला ही बोलता है ना, ये दे रहे हैं, ये 10 चीजें स्कीम दे रहे हैं, उसको बोलो मेल कर दे। अगर तो मेल कर दी तो होगा, ये तो फोन पे तो कोई भी कुछ बोल जाएगा, है ना? तो डॉक्यूमेंट रिटर्न होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप मेल पे उसके मंगा लो, राइटिंग में कर लो, और जब डिस्प्यूट हो वो दिखा दो कि देख ये डिसाइड हुआ था, वो बंदा 90% खुद ही एग्री कर जाता है। पर ईगो आ गई अगर मान लो, फिर उसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है ना? Overall case, because suppose 20-30 case, everything is cut out on mobile parent pay of pay. तो dispute के chances पहले तभी कि ये जब डिस्कशन में 90% डिस्प्यूट आ गया तो बंदा कहता है यार ये नहीं होने वाला अपने से, मेरे को तो ये एक्सपेक्टेड नहीं है, मेरे से नहीं होने वाला, तो इनिशियल स्टेज में वो डिसाइड हो जाता है ना? तो हम यही कह रहे हैं कि डिस्प्यूट जो होना है ना, फाउंडर्स एग्रीमेंट में डिस्प्यूट हो जाता है बहुत सारे लोगों को, और वो आगे जाते नहीं, तो बेस्ट है ना आज ही डिस्प्यूट होकर खत्म हो गया, हम आगे गए ही नहीं। एक चीज है, मतलब आइडिया डिस्कस दे कर उसने प्लस माइनस बहुत डिफरेंट तरीके से सोचे। हाँ क्या वो सोच होता है। तो कमिंग टू नेक्स्ट स्टेज, अब जब आपने आइडिया सोच लिया, फाउंडर्स आ गया, अब शुरू में कौन सपोर्ट करता है? शुरू में सपोर्ट करते हैं फैमिली एंड फ्रेंड सिर्फ, यानी शुरू के 5 लाख, शुरू के 2 लाख, 1 लाख, क्योंकि उनको ये है कि चल तू कर तो पता नहीं क्या रहा है, लेकिन जो भी कर रहा है ठीक कर रहा होगा, पैसे कोई बात नहीं तेरे को देते हैं, तू कुछ कर लेगा, क्योंकि तू बंदा सही है, चीज़ें सही है। तो फर्स्ट स्टेज का आजकल साथ में आ गई इंक्यूबेशंस, है ना, जो गवर्नमेंट सपोर्टेड। 4-5 साल पहले इतना नहीं था, अब तो कितने इंक्यूबेशंस को फंड्स भी मिल रहे हैं, चीज़ें भी मिल रही हैं, वो सब चीज़ें हो रही है ना? तो इंक्यूबेशंस है जो उनसे ना फैमिली एंड फ्रेंड्स है, इन सब के इंक्यूबेशंस है, और इंक्यूबेशंस है ये इनिशियल स्टेजेस पे सपोर्ट करने लग गया है, ठीक है? तो जब ये सपोर्ट जब जाता है तो नेक्स्ट आता है सीड राउंड। सीड राउंड मतलब अर्ली स्टेज में, यानी एक बीज डालने लगे, यानी अब हो गया, अब बीज तैयार हो गया, बीज को भी तो आगे प्लांटिंग करनी है, तो उसको बीज को प्लांट करके अब उसको हम चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। एंड देन कम एंजल इन्वेस्टर, एंजल्स की तरह, यानी एक मान लो एक से सीड राउंड पे आपने टेस्ट कर लिया, आप MVP हो गया चीज़ों की, अब एंजल के अंदर इन्वेस्टर्स आ रहे हैं ना, आपको पूरी सिटी चंडीगढ़ के अंदर अब उसको फैलाना सिखा रहे हैं, है ना, मल्टीपल कस्टमर्स को, यानी मल्टीपल, और उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं वेंचर कैपिटल। वो आता ही सिर्फ स्केल के लिए, वेंचर कैपिटलिस्ट कभी इसमें नहीं आएगा और वो वाला उसमें नहीं आएगा, क्योंकि उसमें चाहे इक्विटी उसको मिले 2%, वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? पर उसका काम है उसको स्केल करना, उसको स्केलेबिलिटी लेके आना, है ना? तो ऐसी सीरीज ए एंड मोर सीरीज, एंड देन फाइनली उनको भी कब एग्जिट मिलता है ज़्यादातर IPO पे, नहीं तो एग्जिट क्या, अभी हम एग्जिट स्ट्रेटेजी एंड ऑल भी बात करेंगे, नहीं तो अदरवाइज एग्जिट मिलेगा, और वो ही हम बात करेंगे एग्जिट मिल कैसे सकता है हमें। ज़्यादातर हम एग्जिट की बात ही नहीं करते शुरू में, कभी हम करते हैं एग्जिट की बात, इन्वेस्टर के पैसा लगाते हैं, एग्जिट की बात ही नहीं करता। अब ये देखो चार्ट, हाउ स्टार्टअप फंडिंग वर्क्स। हमने बात की फाउंडर, सबसे पहले जिसको आइडिया आया उसने को फाउंडर ढूंढा, ठीक है?
उसके बाद फ्रेंड्स एंड फैमिली से पैसा लिया, यानी 5% शेयर हमने दे दिया और ऑप्शन पूल क्रिएट कर दिया हमने, यानी जो जो और मेरे साथ टेक वेक या एम्प्लॉयज जुड़ने वाले हैं। उसके बाद मेरे पास एंजल इन्वेस्टर्स आए, उसके बाद मेरे पास और इन्वेस्टर्स आए, वीसीज आए, एंड देन फाइनली उस पर पहुंच गया। और इधर देखो आइडिया स्टेज पे कितने हैं कि जनरली मैं रेज करता हूँ $15,000, ठीक है। फिर उसके बाद $2 लाख एट 1 मिलियन वैल्यूएशन, उसके बाद मैं $2 लाख रेज करता हूँ 4 मिलियन वैल्यूएशन पे, ठीक है। एंड देन इतनी वैल्यूएशन उतनी बिलियन वैल्यूएशन के ऊपर, ठीक है। दिस इज हाइपोथेटिकल, लेकिन इस तरीके से थिंग्स गो एट अ सिचुएशन एंड ऑल। सो उसके बाद है आपका फंड रेज। अब फंड रेज जनरली होती कौन सी है ना। कमिंग बैक टू, एक तो क्राउड इन्वेस्टमेंट्स है, सीड इन्वेस्टमेंट्स हैं, एंजल इन्वेस्टमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट, बैंक फंडिंग, ग्रांट फॉर्म, ये डिफरेंट है। क्राउड इन्वेस्टमेंट आपको पता है कौन सी होती है, जनरली जब आइडिया स्टेज पे होता है तो आजकल ना बहुत सारे क्राउड प्लेटफॉर्म्स बन गए जिसमें लोग थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं, 100 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000, 50,000, जो भी है, कि आइडिया पे काम कर रहा है बंदा, अपना पूरा आइडिया शेयर करता है, कहते हैं मैं इस पर काम कर रहा हूँ, मुझे सपोर्ट चाहिए, एंड पीपल गिव इट मोर इट इन फॉर्म ऑफ ग्रांट ओनली। पर आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म बन गए, वो कहते हैं ग्रांट की उस टाइम भी इक्विटी ले लो, चाहे स्मॉल ही, है ना। तो हो गया सीड इन्वेस्टमेंट्स, अगेन हम बात कर रहे थे एट अर्ली स्टेज, एंजल इन्वेस्टमेंट, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं, बैंक फंडिंग। आपको पता है 5 करोड़ रुपए बैंक भी दे रहा है स्टार्टअप स्कीम में, ठीक है, अनसिक्योर्ड, ठीक है। नहीं तो अनसिक्योर्ड है, पर ज्यादातर बैंक की मेंटेलिटी क्या है, व्हाट इज द बैंक मेंटेलिटी अभी, कोलेट्रल नहीं, कोलेट्रल तो देखो अनसिक्योर्ड है, उसमें मांग ही नहीं सकता, उसको वो पैसा लगाता है जो उसके सामने चीज दिख रही है, तो उसको टेक वेक समझ ही नहीं आता। हाँ, आपको ऑफिस फर्नीचर लेना है, आपको मशीनरी लेनी है, उसको वो चीज़ दिख रही है सामने तो पैसा लगा देता है ना। लेकिन जो टेक उसको समझ नहीं आता वो उसमें पैसा ही नहीं लगाता। पहला क्वेश्चन ही बैंक का ये होता है, हाँ, कि क्या कर रहे हो, तो वहां पे वो है। तो इसीलिए लोग उनको समझाने के लिए चीजें, लेकिन अब क्या हो गया, अब एसबीआई ने जैसे एक अपनी स्टार्टअप ब्रांच ही खोल दी जिसमें कि इस सिस्टम के बारे में लोग जानते हो, सारे बंदे, सारे बैंक ही आते हैं। है ना। तो ऐसे एसबीआई ने खोली और भी आगे, तो स्टार्टअप पर्टिकुलर ब्रांच खोलने लगी है कि सारे केसेस वहीं पे आएंगे, वही समझते हैं, दूसरे बंदे नहीं समझते, तो लेट्स कम इनटू दोस थिंग्स। ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट, वही इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल, है ना, सीड इंडिया फंड, ये फंड्स एंड ऑल, इंक्यूबेशन के थ्रू नीति और भी फंड्स दे रहे हैं एंड ऑल, वो चीजें हैं। उसका जनरली हम ये कहते हैं कि एक स्टार्टअप की ना डिफरेंट स्टेजेस होती हैं स्केल के जाने के लिए, जिसके लिए हम भी, जब कोई हमारे पास स्टार्टअप आता है तो वी ट्राई टू आइडेंटिफाई एंड फिक्सिंग कि उसके काम कहाँ से शुरू करना है। तो सबसे पहले सर्वाइवल स्टेज, यानी मैक्सिमम वर्क डन बाय द एंटरप्रेन्योर, खुद ही एम्प्लॉय है, मैक्सिमम वैल्यूएबल एम्प्लॉय है, वर्क स्टिल ही रीचेस द स्टेज। नेक्स्ट है बिजनेस मॉडल अब बन गया, प्रोडक्ट बन गया, सर्विस बन गया, कुछ कस्टमर्स आने शुरू हो गए, रिपीट कस्टमर हो गए, लॉयलिस्ट आ गया, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग लोग करने लग गया। देन इज द स्टेबिलिटी स्टेज, यानी अब नए कस्टमर रिक्वायर करने हैं, आपको फंड रेजिंग करनी है ज़्यादा, उसके टीम बिल्डिंग करनी है, टीम चाहिए आपको, और टीम चाहिए, 10 लोग 50 लोग चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग कि क्या करें, डेली बेसिस पे करें, बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स एंड ऑल। आपको डिफरेंस पता है मेंटर्स, एडवाइजर्स एंड फाउंडर्स में क्या होता है, ज़्यादा एडवाइजर भी आता है और वो भी पैसे लगाता है कंपनी में, वो भी 5-10% स्टेक ले लेता है मान लो, पर दोनों में फर्क क्या है? एडवाइस बेटर, आपको एक हैंड होल्डिंग देगा, हैंड होल्डिंग देगा, ओके, हाँ, इनपुट आउटपुट देगा, रिस्पेक्टिव वो बहुत भी हो सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी के साथ भी प्रॉपर्टी नहीं मिला। तो कई बार मैं ये बोलता हूँ मेंटर्स भी एडवाइजर्स भी हैं। मेंटर्स हैं बेसिक, यानी जो एक आइडिया बेसिक इन्फॉर्मेशन चीज़ें, पर जब एडवाइजर आता है ना कोई बोर्ड पे, तो वो आपको टेक्निकल से कैसे स्केल लेके जाना है उसका पूरा सपोर्ट देता है, और तभी वो इक्विटी भी लेता है। जब इक्विटी, लेकिन आज मान लो फाउंडर के पास भी 10% इक्विटी, एडवाइजर के पास भी इक्विटी है, क्योंकि उसका लेवल इतना हाई और वो बेसिक है, तो 10% लेगा, चाहे आपके पास भी 10% है, एक फाउंडर के पास, दूसरे के पास ज़्यादा होगा, लेकिन वन ऑफ द फाउंडर्स के पास 10% ही है मान लो। तो फर्क क्या होगा दोनों में? तो मैं हमेशा सिंपल बोलता हूँ कि भाई अगर आप यहाँ से जा रहे हो दिल्ली, ठीक है, फोन का टाइम ये छोड़ दे चीज़ें, अभी आपको रास्ता नहीं पता, तो आपने पूछा कि दिल्ली जाना, एडवाइजर ने बोला पहले जाओगे अम्बाला, फिर ऐसे कुरुक्षेत्र, करनाल, ये रूट पूरा सोनीपत, पानीपत एंड ऑल, ये सब चीज़ें आएगा, है ना। अब वो 2 बंदे गाड़ी में बैठ के और चल पड़े, अम्बाला पहुंचे, उनको समझ ही नहीं लेफ्ट जाना राइट जाना, उन्होंने फ़ोन किया, ऐसे सिचुएशन, उनका भाई तुमने इधर राइट जाना है, फिर आगे गए, फंस गए, फिर बताया। तो जो 2 गाड़ी में लोग बैठे हैं ना, वो है फाउंडर्स, और जो उनको फ़ोन टाइम टू टाइम एडवाइस कर रहा है कैसे जाना है, क्या करना है, वो है एडवाइसर। तो इक्विटी डजंट मैटर, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैटर कि कौन क्या कर रहा है।
ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज ऑटोमेटिकली आपकी आती है स्केलेबिलिटी स्टेज, जब आपका रेवेन्यूज एंड ऑल इंक्रीज हो जाते हैं, वेल्थ बननी है, ऑटोमेट हो जाती है बहुत सारी चीजें एंड ऑल, यू रीच टू दैट स्टेज। अब उसके बाद हम बात करते हैं ये जनरली जो टर्मिनोलॉजीज कुछ यूज होती हैं आपकी, है ना। जैसे कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज हैं स्टार्टअप डेक, यानी एक पिच डेक जिसके थ्रू, अब पिच डेक क्या रोल, क्या इंपॉर्टेंस क्या है। देखो अगर मैं कुछ भी बोलना चाहूँ ना, अब यहाँ पे आके मैं कुछ भी बोलता, फ्लो सेम होता नहीं होता, Q&A होता, लेकिन एक पिच डेक है, वो इसमें मैं आपको अभी फॉर्मेट दिखाऊंगा जो टाटा ने भी अपना बोला है। तो पिच डेक है जिसमें कि आप एक टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलते। तो मैं कुछ भी बोलता रहूँ और मैं आधी बात ही ना कर पाऊँ, मेन पॉइंट्स ही ना बता पाऊँ, तो नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी का इंटरेस्ट होगा 10 मिनट के बाद तो डिटेलिंग पूछ सकता है, लेकिन अगर आपने पूरी बात ही नहीं रख पाए तो फिर वो क्या है कि नेक्स्ट राउंड में नहीं जाएगा। तो हमारे पास एक प्रॉपर पिच डेक होना बहुत जरूरी है। एलिवेटर पिच, एलिवेटर से नाम आया है एक तरीके से, है ना, कि भाई जब तक एलिवेटर पे जा रहे हो ना, उस रास्ते में 2 मिनट में अपनी बात कह दे, 1 मिनट 2 मिनट के अंदर अपना आइडिया समझा दिया, ताकि वो आपको मीटिंग के लिए, फुल मीटिंग के लिए बुला ले। तो दैट इज व्हाट विद पिच डेक। वो जनरली है, आप एक नेटवर्किंग मीटिंग्स होती हैं, वहाँ पे आप किसी बड़े इन्वेस्टर को मिलते हो तो 2 मिनट में कैसे अपनी बात कहोगे। तो यू शुड बी रेडी विद दोज 2 मिनट्स। वो आप सोचो, रट्टा लगा लो उसको, तो वो 2 मिनट को चेंज नहीं होना चाहिए, मैं ये करूँ, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करो, कैसे क्या क्या। क्योंकि जब आप 2 मिनट में उसको फ्रीज करो ना, अपने आप ही 15 मिनट से 10 मिनट से 2 मिनट में पहुंच जाओगे। आपको पता कौन सी 2 मिनट में बात कहनी है और कैसे मेरे को आके लेके चलना, ठीक है ना। उसके बाद बूट स्ट्रैपिंग, यानी जब तक आप अपना खुद का पैसा लगा रहे हो, है ना, तब तक हम बोलते हैं बूट स्ट्रैप, कि मैं खुद का ही पैसा लगा रहा हूँ, यानी मैं ही सारे काम कर रहा हूँ, पैसा भी जितना भी मेरा लग रहा है दैट इज ओनली माई। अब पिच परफेक्ट हो कैसे सकते हो आप, है ना। व्हाट इज द पिच परफेक्ट। अब पिच परफेक्ट, व्हाट इज द पिच परफेक्ट, इसका मतलब क्या है आपका, कि नो योर ऑडियंस। सबसे पहले तो अब देखो, अगर मान लो मेरे पास कोई पिच करने आ रहा है और अपनी प्रेजेंटेशन ले आया, लेकिन उसका फाइनेंस की स्लाइड ही नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा, बड़ी बेकार पिच है। सिमिलरली अगर मार्केटिंग वाला बैठा होगा, उसका फाइनेंस के तो 5 स्लाइड दे दी, मार्केटिंग की पिच ही नहीं है उसमें, कि मार्केटिंग कैसे करूंगा मैं, वो बड़ी बेकार पिच है। कौन सुन रहा है आपके पिच, क्या सीनियर पार्टनर है या उसका एम्प्लॉई है कि खुद इन्वेस्टर है। अगर ये आप पहले समझ लो तो देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि मेरे को क्या किस टाइम कितने 10 मिनट में कितनी बात बोलनी। क्योंकि मेरे को 10 मिनट वही बोलनी है वो जो सुनना चाहता है, और वो सुनना और समझना चाहता है। समझ उसको वही आएगा जिसमें वो एक्सपर्ट है, तो वो पहले समझ के जाओ और टू द पॉइंट, उस पॉइंट पे जितनी जल्दी आ सकते हो उस पर आओ जिसका उसका कोर इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो मेक अ कनेक्शन, ट्राई टू मेक अ कनेक्शन एट द, कि क्यों मैं करना चाहता हूँ, व्हाई आई वांट टू क्रिएट दिस, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करके क्या बहुत बड़ी चीज को क्रिएट करना चाहता हूँ। क्योंकि शुरू में कभी इन्वेस्टमेंट उसे भी मिलती है, उनको पता है ये यार जितनी मर्जी एक्सेल ले आओ, एक्सेल को रियल सेंस से और नंबर में रियलिटी बताने में बहुत फर्क है। तो कनेक्शन समटाइम बन जाए आपका कि यस दिस इज द थिंग आई एम ट्राइंग टू सॉल्व, तो बंदा अगर उसका पैसा है ना वो देने को तैयार हो जाए, ठीक है। तो एक होता है इन्वेस्टेबल बिजनेस मॉडल होना, एक है इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं, लेकिन आप जो करना चाह रहे हो ना कि कुछ ना कुछ कर जाओ, यू शुड बी, जिसको उसको कनेक्शन बनाना, मास्टर योर बिजनेस मॉडल। कहाँ से आएगा, अब मैं इसको बोलता हूँ अपना, आपने वो देखिए मनी हीस्ट सीरीज, है ना, उसमें ना प्रोफेसर है जो होता है, तो उसको बोलता हूँ वो एक तरह से क्या है, उसे पूरी 2-3 साल की प्लानिंग है, चोरी 1 दिन की है, 2 दिन की है, 10 दिन की है, लेकिन 3 साल पूरी मेहनत करता है कि अगर लोग ऐसा करेंगे तो क्या होगा, मेरा खुद का बंदा बिगड़ेगा तो क्या होगा, अगर रास्ता बंद होगा तो क्या होगा, बाहर से प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा, वो सब चीजें, चाहे वो बाहर बैठा है, वो चोरी के अंदर घुसा ही नहीं, है ना, लेकिन उसने क्या किया, पूरा हर एक चीज पता, वो बिजनेस मॉडल कि मैं कैसे जाऊंगा, कैसे जाएगा, लोग कैसे आएंगे, कस्टमर कैसे आएगा, पैसा कैसे बनेगा, कहाँ जाएगा, वो सब चीजें पता होनी जरूरी है आपको, ठीक है। अब वाइब्रेंट डेक यानी आपकी जो पिच डेक है वो क्रिस्प होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, ये नहीं है कि कुछ भी बोली जा रहे हो, है ना। बहुत सारे अच्छे आइडियाज है, मैं आपको बता दूं, इतने सारे अच्छे आइडियाज हैं, लेकिन वो बोल ही नहीं पाते, कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते कि मैं करना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो वो क्रिस्प वही अगेन कि आपको जो भी एंटरप्रेन्योर है आगे चीजें उसको हम बता पाए। अब ये फॉर्मेट है जनरली जो रतन टाटा ने अपना एक फॉर्मेट ऑफ पिच डेक बोला हुआ है कि भाई कोई मेरे को पिच डेक भेजे ना तो मेरे पास ये सब चीजें होनी चाहिए। प्रॉब्लम एंडेड सॉल्यूशन, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कैसे वो रियल लाइफ में चीजें सॉल्व कर रहा है, टारगेट मार्केट कौन सी है आपकी, है ना,
जोग्राफी, लोकेशन, हैबिट्स, पीपल, योर प्रोडक्ट सर्विस क्या है, क्या आपका क्या है, नेवर बिफोर सोल्यूशन, कैसे प्रोडक्ट चीज़ें चले, कंपटीशन एंड बैरियर्स टू एंट्री, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। कि कैसे जब मैं स्केल करूंगा तो कोई ये तो नहीं मैं तो 5 करोड़ लगाती हूँ 500 करोड़ लगा के मेरा प्रोडक्ट ही खत्म कर देगा, है ना। रेवेन्यू मॉडल क्या आपका, माइलस्टोन्स क्या आपके, कैसे कैसे आप उनको अचीव करोगे, फंडिंग सो फार आपकी कितने पैसे कितने कितने आपको मिले आज तक कैसे, और टीम क्या आपके, टीम क्या। सो उसने कहा कि जो भी कोई है ये कम से कम ये चीज़ें मेरे को पिच डेक में दे, और यही होनी चाहिए 15 पेज से 10-12 पेज से ज़्यादा की पिच डेक चाहिए मेरे को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर कवर कर लो पिच डेक में, योर पिच डेक इज अ फाइनल पिच डेक। उसके बाद है ये कुछ डॉक्यूमेंट जो यूज होते हैं, फाउंडर्स एग्रीमेंट हमने बात की ऑलरेडी कि फाउंडर्स एग्रीमेंट क्या होता है। उसके बाद आता है शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट। फाउंडर्स तो कंपनी बनने से पहले का है, अब जब कंपनी बन गई ऑन रिकॉर्ड चीजें डालनी है, एमसी पोर्टल पे भी जाना है, तो एग्रीमेंट उसका फिर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनता है, वो शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट कि क्या रिलेशनशिप है क्या है। जैसे मान लो आपको पता है कि आज की डेट में हम सीरीज बी सीरीज सी विदाउट वोटिंग राइट शेयर भी इशू कर सकते हैं। ये तो आज तक क्या है हमारे माइंड में कि कोई भी इन्वेस्टर आएगा उसको मेरे को इतने शेयर देने पड़ेंगे, इक्वल जाएगा। बट लॉस हैव चेंज्ड। आज के दिन हम कहते हैं फेसबुक का वो जो मार्क जुकरबर्ग है कि उसके पास 8-10% शेयर है सिर्फ कंपनी के, लेकिन ही हैज अ मोर देन 50% वोटिंग राइट्स, क्योंकि उसने जो इशू किए वो सीरीज दूसरी की है, नॉन वोटिंग राइट से लेस वोटिंग है, नॉन वोटिंग है लेस ऑल्सो कि 1/10 वोटिंग राइट है, 100 वोटिंग राइट है, 1000 वोटिंग राइट है ना। सो पीपल यू कैन इशू, और वो शेयर होल्डर एग्रीमेंट के अंदर की कौन से क्लास ऑफ कैटेगरी ऑफ शेयर्स हैं, सीरीज बी है डी है, कौन से में आपको इशू किया जा रहा है, सीसीपीएस है, क्या चीजें हैं, वो सब चीजें सारी शेयर होल्डर एग्रीमेंट के अंदर मेंशन की जाती है, ठीक है। देन कम्स पार्ट ऑफ वैल्यूएशन। व्हाट इज वैल्यूएशन? वैल्यूएशन क्या होती है? टोटल कंपनी का वैल्यू ऐसे कोई चलो मैं स्टार्टअप को छोड़ देते हैं, रियल एस्टेट की बात करते हैं। रियल एस्टेट में वैल्यूएशन क्या है? बहुत समझा, प्रॉपर्टी कह लो या बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो है सारी सारी, और प्लस आज के मतलब प्रॉपर्टी आपने 1 करोड़ रुपए की ली, बेचक तो उसकी क्या वर्थ है, फ्यूचर में क्या होगी जैसे। और अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ रियल एस्टेट के एंगल से, जस्ट टू मेक यू क्लियर कि कैसे वैल्यूएशंस कैन प्लस माइनस। देखो ऑन एन एवरेज तो किसी को थोड़ा बहुत पता है, किसी की ज़्यादा किसी कम, कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं रियल एस्टेट में भी। एक बंदा आया, मान लो मैं सीए हूँ, मैं हमें घर में ऑफिस खोलना अलाउड है, ठीक है, डॉक्टर्स हैं ऐसे वगैरह या लॉयर्स हैं, तो मैंने देखा एक शोरूम के सामने के ना एक कोठी मिल रही है, ठीक है, शोरूम्स हैं जहाँ पे मार्केट है उसके सामने एक कोठी मिल रही है, तो मैंने कहा यार शोरूम मिल रहा है 20 करोड़ का, ठीक है, एक मिनट, आई एम जस्ट कंप्लीटिंग माई एग्जाम्पल, नहीं आई एम कंप्लीटिंग माई एग्जाम्पल। तो वो वहाँ पे मिल रही है मेरे को, है ना। सो वहाँ पे मैं एग्जाम्पल का, हाँ 20 करोड़ की मिल रही है, और ये मार्केट का रेट है 5 करोड़ का, लेकिन मेरे को 5.5 करोड़ में भी मिल रहा है, तो आई एम सेइंग ओके कि मैं वहाँ लेने जाता, तो ये नहीं कर रहा मैं 20 करोड़ दे दूंगा उसके, है ना, पर 5 की बजाय मेरे को 5.5 भी मिल रहा है, तो मैं कहूँगा आई एम ओके विद इट, ठीक है, क्योंकि मेरे को फैसिलिटीज मार्केट की सारी मिल रही है। लेकिन एक यहीं पे दूसरी साइड ले लो बंदा जिसका कोई नहीं है, एक रेजिडेंशियल है, वो कहेगा आप क्या मार्केट रेट 5 करोड़ क्या कोठी, मैं तो 4.5 ही दूंगा इसके, क्यों, पूरा दिन कोई मेरे घर के आगे गाड़ी लगा जाएगा, धूल मिट्टी आएगी, कोई ना कोई तंग करता रहेगा, मैं तो परेशान हूँ, मैं तो 5 का अगर मार्केट रेट है ना मैं तो 4.5 ही दूंगा, ठीक है ना। वो कहेगा नहीं तो मैं पीछे ले लूंगा, बट क्योंकि अवेलेबिलिटी एक ही कोठी है, आई एम अज्यूमिंग एक ही कोठी अवेलेबल है बाकी नहीं है, तो उसके हिसाब से वो वैल्यूएशन डिसाइड होगा। जो क्लोजर होता है वो होता है प्राइस, लेकिन जो वैल्यूएशन एक्सपेक्टेड फ्रॉम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो उसके एक्सपेक्टेशन को वो एक वैल्यूएशन आता। चलो एक और दूसरा एग्जांपल जो जितनी मैं लेता हूँ वही लेता हूँ मैं। एक बार क्या होता है कि ना ज़ोंबीज सुने आपने, ज़ोंबीज, है ना, तो क्या हो गया, बाहर ज़ोंबी आ गया, हम यहाँ पे लेक्चर कर रहे हैं, ज़ोंबीज आ गए बाहर, तो हमने दरवाजा बंद कर लिया, सब चीज़ें हैं कि ठीक है। अब हुआ क्या है कि उसमें मेरा फ़ोन है, सिर्फ मेरा ही फ़ोन चल रहा है, और बाकी आप सबके फ़ोन भी ख़राब हो गए, ठीक है, कोई कनेक्शन नहीं। तो अब मेरा फ़ोन चाहे 50,000 का हो, पर उसकी वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी, यानी कि सर जितनी आपकी जेब में पैसा है, क्योंकि आपको पता है 15 मिनट में पता नहीं बचूंगा नहीं बचूंगा, तो मैं अपने घर वालों को फ़ोन करके देख लूँ जितना पैसा मैं देने को तैयार, कि फ़ोन कराते हैं मेरे पास, जितनी जेब में आपका पैसा है, अगर आपकी जेब में 5 लाख है तो 5 लाख है, 5 करोड़ तो 5 लाख, है ना। तो यानी वैल्यूएशन चेंजेस फ्रॉम अ टाइम इमीडिएटली। पेटीएम की वैल्यू
डीमोनेटाइजेशन की अगले दिन बढ़ी, क्यों बढ़ी, है ना? डीमोनेटाइजेशन के अगले दिन क्यों बढ़ी? क्योंकि ऐप डिमांड बढ़ी, ऐप। अच्छा, दूसरी चीज तो, पर इसी एग्जांपल को ऑपोजिट कर लो, ठीक है? इसी एग्जांपल को ऑपोजिट कर लो कि अब ऐसा चीज होगी और सिर्फ मेरा फोन नहीं चल रहा, बाकी सबके फोन चल रहे, तो मेरे फोन की वैल्यू क्या है? ऑलमोस्ट देख लीजिए 1000-2000 आपको भी खरीद लेते हैं, बच गया तो बाद आके 10,000 का बेच दूंगा मैं, है ना? इन्वेस्टमेंट कर लो राइट टाइम पे। अगर कोई बेचा है तो मैं कहूँगा मेरी फोन कॉल करा दे यार, तू फोन रख ले, ठीक है? सो वैल्यूएशन, तो अगर आपकी तो वैल्यूएशन कम होगी। अच्छा, अब चलो चंडीगढ़ का एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। आप 22 सेक्टर गए हो, अपनी वो मार्केट है, क्या नाम है मार्केट का? शास्त्री मार्केट, है ना? उसके अंदर एक बूथ है छोटा सा, आपको तो उसकी वैल्यू कितनी है? छोटा सा मतलब हार्डली ये इतने टेबल जितना बूथ होगा सर, मोर देन 3 करोड़ है, 3.5 करोड़। वो 5 साल पहले था, आज की डेट में 3-3.25 हो गया, ठीक है? वो हमारी शॉप है किसी की वहाँ पे, तो इसलिए मेरे को किसी ने बताया था, मे भी कम भी हो सकता है, पर मैं चलो कह रहा हूँ वो भी कह लो, 2 करोड़ भी कह लो। लेकिन उसी मार्केट के सामने एक शोरूम है जिसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर मिल रहा है, वो कितने का? 10 करोड़ का। पर आप स्पेस वाइज देखो तो क्या हो गया? तो अब दूसरी बात आती है वैल्यूएशन की। लोग कहते हैं कि यार ये लॉसेस में बहुत है, तो इसकी वैल्यूएशन इतनी है कैसी है? तो इट्स अ गेम ऑफ कैश फ्लो, ठीक है? यानी उस शॉप की वैल्यू क्यों ज्यादा? क्योंकि वहां पे कैश फ्लो ज्यादा, कस्टमर का फुटफॉल ज्यादा। कस्टमर का फुटफॉल ज्यादा तो पहले दिन से ही आपकी सेल्स हो रही है, तो पहले दिन से सारी चीजें कैश फ्लोज एंड ऑल है वो मैनेज हो रहे, ज्यादा हाई आ रहे हैं, बहुत सारे कैश फ्लोज आ रहे हैं। तो अगर आप कोई भी वैल्यूएशन का रूल जाओगे, कभी भी वो प्रॉफिट नहीं बोलता, इट्स ऑलवेज अबाउट नेट कैश फ्लोज, है ना? तो जिसके जितने हायर कैश फ्लोज ज्यादा, उसकी वैल्यूएशंस बिकम स्मूथ। फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले लो, उससे मेरे को पता है जितनी वैल्यूएशन में, मान लो मार्च में रेस किया था ना, जून में डबल ट्रिपल रेट पे किया था उस वैल्यूएशन 3 महीने में। रीजन क्या था उसका? प्रॉफिट तो तब भी नहीं था, तो लॉसेस पे बेच रहा था प्रोडक्ट। रीजन क्या था? कस्टमर। अगर 1 लाख उसका कस्टमर था ना, 3 महीने में वो 5 लाख में ले गया था, क्योंकि जितना मान लो 10 करोड़ मिला, उससे मार्केटिंग लगाया, टीवी पे एड थी, सब चीजें थी, कस्टमर इतना बड़ा 5 टाइम्स कस्टमर हो गया 3 महीने में, तो उसकी वैल्यूएशन बढ़ गई क्योंकि प्रोजेक्शन इंक्रीज हो गई, ठीक है? सो वैल्यूएशन इज अ कंसेप्ट की जो कि बहुत डिस्प्यूट है, लेकिन वैल्यूएशन इज द ओनली वे जहाँ पे आप करते हो। जब वैल्यूएशन नहीं है तो आजकल हम सीसीपीएस पे आके, व्हाट इज सीसीपीएस? कन्वर्टेबल नोट्स। अभी वैसे हम आगे बात करेंगे, बट कन्वर्टेबल नोट्स इज जनरली जब आपके कन्वर्टेबल नोट्स की बात करेंगे। इससे पहले टर्म शीट। टर्म शीट क्या होता है? सर ये वैल्यूएशन में मेरे को डाउट है। हाँ, तो मैं मतलब अगर मैं अपना प्रोडक्ट बेचने जा रहा हूँ तो मैं क्या देखूँ कि बस मेरे को कस्टमर एक्वायर करना है। अगर मैं मतलब अपना जो मेरा जैसे रेट है, मान लो मैं 1000 का बेच रहा हूँ, कस्टमर इज रेडी टू बाय 5000, तो अगर एक ऐसे देखा कि मेरे को उसने हर महीने 500 दे रहे, तो मैं मतलब कस्टमर एक्विजिशन में ध्यान दूँ या फिर मतलब अपना जो प्राइस है वो फिक्स ही रखूँ? मोस्टली होता है स्टार्टअप के टाइम। देखो, कस्टमर इज मोर इम्पोर्टेंट ना इन इनिशियल स्टेजेस। जब आप पहले 100 कस्टमर में कहता हूँ हमेशा मुश्किल होता है, ठीक है? उसके बाद अगले 1000, उसका नेक्स्ट मुश्किल, उसका लाख, मतलब कम मुश्किल, उसके बाद कम होने शुरू हो जाते हैं, है ना? डिफिकल्टी लेवल लाख से 10 लाख और कम मुश्किल हो जाता है, 10 लाख से 1 करोड़ होने कस्टमर और कम हो जाता है ना? तो शुरू के अंदर तभी स्ट्रेटजीज चेंज होती है। इनिशियल लेवल पे इंपॉर्टेंट इज गेटिंग मोर कस्टमर्स ऑन बोर्ड, तभी तो कैक है ना, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इज अ कंसेप्ट, कि भाई मेरे को कस्टमर एक्वायर करने कितना है, कि कस्टमर अगर आज के डेट में मेरे को लाना है ना ऑन बोर्ड, पहले तो मेरे को इतना खर्चा करना पड़ता है, ठीक है? तो अगर मेरे पास इतने पैसे हो ना, अगर मैं कहता हूँ मान लो 500 रुपये कॉस्ट या 1000 रुपये कॉस्ट है, तो भाई अगर आप 1 लाख दोगे ना, तो मैं उस हिसाब से मैं 100 कस्टमर ला पाऊंगा। आप मुझे 1 करोड़ दे दो तो मैं ऐसे ले आऊंगा। तो मतलब अल्टीमेटली वो अपनी कॉस्ट को डिफाइन करता है कि मैं कैसे कस्टमर ऑनबोर्ड कर सकता हूँ, ठीक है? सो टर्म शीट क्या होता है? देखो अभी होता क्या है, आपको मैं एक बात बताऊं, हम एग्रीमेंट होता है इतना बड़ा जिसमें टाइम लग जाता है, क्लॉज बाय क्लॉज चीजें, लेकिन हम ना कई बार बेसिक इनिशियल चीजों पे नहीं समझ आता कि मैं एग्री कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। तो हम कहते हैं बेसिक 5 चीजें, पैसा कितना है, वैल्यूएशन कितना, इक्विटी कितनी, चीजें कितनी, वो 5-10 चीजें जो मोटी मोटी मैटर करती है। पहले हम उसको बात कर लें। जैसे मैं एक डील में था किसी में, मतलब नॉट एज अ टेक डील एंड ऑल, उसमें ना एरिया की बात थी, वो ना बात ही करना भूल गई एक्सक्लूसिविटी की।
वो पूरा चल रहा है, सब चीज़ें चल रहा है, वो कंपनी एक्विजिशन कर रहा है, उसकी भी सिमिलर कंपनी वो उसके अंदर आ रही है इस एरिया, क्योंकि उसका इस एरिया में नहीं था, तो वो कहता है मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। तो उन्होंने एक्सक्लूसिव बात नहीं की, सब चीज़ हो गई, एंड में आगे वो कहता है यार अगर तुम यहाँ आ रहे हो तो आई नीड एक्सक्लूसिविटी। कहता है एक्सक्लूसिविटी तो हम देंगे नहीं, हम तो इतनी बड़ी कंपनी है, तुम्हें क्यों दे देंगे एक्सक्लूसिविटी, तुम तो नए हो, तुम्हारे साथ पार्टनर करना चाहते हैं कि तुम इस एरिया में नाम है, बट हमारा तो पूरे इंडिया या वर्ल्ड में नाम है, तो एक्सक्लूसिविटी नहीं देंगे। वो कहते हैं एक्सक्लूसिविटी नहीं दोगे तो तुम किसी भी दुकान पे वो प्रोडक्ट मिलेगा मान लो, तो फिर मेरी क्या इंडिविजुअलिटी देगी, तो मेरे को अगर आउटलेट वो प्रीमियम कर रहा है तो मेरे को एक्सक्लूसिविटी चाहिए, वो नहीं था। पर आप ये देखो वो 6 महीने चलते, 6 महीने सिर्फ इस पॉइंट बढ़ गया कि एक्सक्लूसिविटी नहीं दे रहे आप, है ना, टाइम मनी मीटिंग्स कितना खर्च हुआ। तो अगर वही टर्म शीट में बेसिक जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है कि आई नीड दीज 5 थिंग्स, वो कहता है आई नीड दीज 5 थिंग्स, वो डिस्कस हो जाए, साइन हो जाए, तो मतलब है उसके बेसिस पे एक फुल लेंथ एग्रीमेंट बनने वाला है। तो टर्म शीट एक्चुअली आपको डिफाइन करता है कि क्या मेरे कंडीशन बेसिक्स होने वाली हैं, क्या इन्वेस्टमेंट होने वाली है, कब का। अब ऐसा कौन सा आदि आ जाता है ना, वो कहता है मैंने 10 करोड़ दिए तो 10 करोड़ थोड़ी इमीडिएटली दे देते हैं आपको, वो भी डिफाइन करते हैं ऐसा ऐसा होगा। अब देखो उसमें भी आप बात कर लो, अब आपने तो कह दिया कि मेरी कंपनी की 100 करोड़ वैल्यूएशन, ठीक है, मेरी कंपनी की 100 करोड़ वैल्यूएशन, क्यों, क्योंकि ये एक्सेल दिखा रहा है कि मेरी इतनी टर्नओवर हो जाएगी 5 साल में, तो मैं तो भाई इतनी वैल्यूएशन, क्योंकि अगर वो होगी तो होगी ना, नहीं भी तो फिर क्या होगा। तो कहते हैं ठीक है चल मान लिया तेरी वो होगी, तूने मेरे को 10% इक्विटी ऑफर की, मान लिया, लेकिन अगर वो नहीं हुई, 50% अचीव करता है तो मेरे को 20% शेयर देने पड़ेंगे। अगर वही जो एक्सेल शीट में लिखा है 25% अचीव करता है तो मेरे को 40% शेयर देने पड़ेंगे, ठीक है ना। सो वो कंडीशन, तो जो आगे प्रेफरेंस शेयर सेफ नोट्स है ना, वो उसी चीज में बन गया कि वैल्यूएशन नहीं डिसाइड कर सकते। आज मैं अपनी वैल्यूएशन नहीं डिसाइड, आप कह रहे हो 100 करोड़, मैं कह रहा हूँ 10 करोड़, नहीं डिसाइड हो रहा। आप कह रहे हो कि मैं तब पहुंच जाऊँ, क्योंकि मैं आऊंगा तभी तो वहां पहुंचेगा, जब तक मैं नहीं आऊंगा तो वहां पे कैसे पहुंचेगा। वो कहता है नहीं मेरा आइडिया चीजें मैं पहुंच जाऊंगा, है ना। पॉइंट है दोनों को लगता है कि मेरी वजह से पहुंचना है। वो कहता है ठीक है हम आज वैल्यूएशन पे बात ही नहीं करते, मतलब करेंगे बात, लेकिन हम एक चार्ट बना लेते हैं, कैपिंग भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, क्लॉज कुछ भी कर सकते हो। तो आजकल ट्रेंड है कैपिंग वैपिंग ये सब चीजें, पर डिस्काउंटिंग कि ठीक है हर इन्वेस्टर कहता है कि मुझे एक साल में कम से कम 30% तो मिले रिटर्न मेरी इन्वेस्टमेंट का, है ना। वो कहते हैं एक साल में पहुंच जाएगा, ठीक है 12 महीने का डिसाइड कर दिया कि 12 महीने बाद हम देखेंगे वैल्यूएशन आपकी कंपनी कितनी है, आज हम पैसे दे रहे हैं और मुझे मिलेगी 30% डिस्काउंटिंग, ठीक है। 30% डिस्काउंटिंग मतलब कि जितने का किसी और को ऑफर करोगे, अगर किसी को 100 करोड़ पे ऑफर करोगे तो मेरे लिए वैल्यूएशन क्या हुई 70 करोड़, अगर किसी को 50 करोड़ पे किया तो मेरे लिए कितनी वैल्यू 35 करोड़, तो मेरे लिए वैल्यूएशन वो 30% डिस्काउंटिंग पे होगी और तब इक्विटी इशू हो जाएगी, ठीक है। तो डिस्काउंटिंग ऑफ शेयर्स एंड ऑल, तो ये वन क्लॉज है, मल्टीपल क्लॉजेस कैन बी देयर, जो मैंने आपको बताया कि टर्नओवर नहीं अचीव वो है, तो वो सब प्रेफरेंस शेयर जो उनसे नोट्स हैं सेफ नोट्स के अंदर आपका आ जाता है। अब बीच में एग्जिट स्ट्रेटजी, एग्जिट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये इन्वेस्टर्स के एंगल से आपको बता दूं मैं बहुत जरूरी है, स्टार्टअप के एंगल के लिए भी, वैसे वो दोनों के लिए, बट आजकल ना एग्जिट्स प्लान ही नहीं होते आपके, एग्जिट स्ट्रेटजी होगी क्या। देखो टू अर्ली स्टेज होता है तो आपको भी नहीं पता होता, लेकिन जब मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा बढ़ गया स्टार्टअप चीजें होगी, तो फिर आपको एक एग्जिट स्ट्रेटजी प्लान कर लेनी चाहिए, है ना, क्योंकि जैसे ही बढ़ेगा देयर विल बी हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन्वॉल्व, क्योंकि जब 5-6 हैं तब तक ठीक है, 10 हैं तब तक ठीक है, जब 10 लोग भी इन्वॉल्व है शेयर होल्डर के कैप टेबल में आपके, तो एक दूसरे की सुन रहे हैं समझ रहे हैं, लेकिन जब 100 हो गए कौन किसकी सुनेगा क्या करेगा, तो फिर एग्जिट लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो स्पेशली पोस्ट जब 10 लोग 15 लोग हो जाए उसके बाद एग्जिट स्ट्रेटजी होना इन प्लेस बहुत होगी। अब फॉर एग्जांपल एक बात कर लो, आपने एक बिल्डिंग 100 लोगों ने मिलकर एक 100 करोड़ की बिल्डिंग खरीद ली, सबका 1-1%, ठीक है। अब आप बाद में उसका अपना 1% शेयर निकालना चाहते हो, अब उस बिल्डिंग की वैल्यू होगी 200 करोड़, तो आप कहते हो चल यार मैं प्रॉफिटेबल हूँ मैं अपना शेयर निकालता हूँ, निकाल पाओगे आप नहीं, जब तक बिल्डिंग बिकेगी नहीं निकालोगे कैसे, यानी जब तक आईपीओ पे भी नहीं जाओगे तब तक निकालोगे कैसे, फिर तब तक 10 साल 8 साल की स्टोरी। तो एग्जिट क्लॉज आप पहले ही डाल सकते हो कि भाई मैं किसी और को भी बेच सकता हूँ कि नहीं बेच सकता, क्योंकि बेचने के लिए आपको बोर्ड अप्रूवल चाहिए, तो अगर तो आपने पहले ही लिख लिया तो है, नहीं लिखा तो फिर तो बोर्ड अप्रूवल मांगनी पड़ेगी, फिर उससे बोर्ड पे डिपेंड करता है कि वो देगा कि नहीं देगा, है ना। लेकिन अभी लिखा लिया तो बोर्ड अप्रूवल चाहिए। अब
उसके बाद अगर आपने वो नहीं लिखा है या आपने कह दिया कि जब भी आप सीरीज ए में जाओगे तो मेरे को एग्जिट दोगे, या आप जब सीरीज बी में जाओगे या जो भी सीरीज में जाओगे कभी भी जाओ, कोई भी कंडीशन डाल दो कि भाई जब इस टाइम पे होगा ना मेरे को एग्जिट दे दोगे तुम, और वो पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब ऑप्शनल डाल दो ना, कंपल्सरी मत करो। ऑब्वियसली जब स्केल करेगा 3x 4x पे जाएगा आपके मेरे को एग्जिट करना है, टैग अलोंग राइट्स एंड ऑल, कि भाई ये देखो अब फाउंडर के पास है 70% शेयर, आप 10% हो जाएगा कि मैं तो अपने 70% बेच के निकलता हूँ, तुम करो जो करना है। अब वो कंपनी वाला भी 70% ले लेगा बाहर और आप वहीं रह गए, आपने तो बंदे पे पैसा लगाया था और बंदा खुद ही बेच के चला गया, और आपके उसने तो मल्टीप्लाई कर लिया 10x पैसा, लेकिन आपके वहीं रह गए पैसे, आपका शेयर नहीं बिका अभी तक। तो आपने अगर टैग अलोंग राइट्स डाले हैं तो इसका मतलब जब भी वो शेयर बेचेगा तो आपका साथ में बेचेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपना शेयर ना बेचे, फिर वो आपके साथ बेचने पड़ेंगे उसको, है ना, उसी प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में उसको मिल रहा है, तो कंपलसरी होता है कि वो उसका बिक जाएगा। तो बट अगेन व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, मनी और क्लॉज, समटाइम मनी, है ना। तो हमें कई बार वो देखना ही पड़ता है कि यार अगर वो इन्वेस्टर कह रहा है कि नहीं मेरे को ये करना है या वो करना है, तो हमें माननी भी पड़ती है। तो हम डील्स नहीं छोड़ते हैं एज ए फ्रॉम स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर मुझे कोई पैसा दे रहा है तो फिर मुझे वो एक्सेप्ट भी करना है, क्योंकि मनी इज कमिंग इन फ्लो, इज उस टाइम मेरे को जरूरत है, मेरे को 2 करोड़ 10 करोड़ चाहिए, है ना, और मेरे को अगर दिया तो 10 लोग पड़े हुए पीछे फिर तो बात अलग है, लेकिन अगर एक ही मिल रहा है तो भाई माननी तो मान लो। तो हमें रिजिट भी नहीं होना कि नहीं मैंने ऐसा सुना था, मान लो, क्योंकि वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑल्सो, कि यूट्यूब में कोई और भी सुन रहा है, तो यही नहीं कि भाई मैं तो फंस ही जाऊँ कि नहीं मेरे को ऐसे चाहिए। सो फ्रॉम अ इन्वेस्टर्स एंगल, फ्रॉम अ स्टार्टअप्स एंगल, वी नीड टू कम टू एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर एग्रीमेंट ही नहीं हुआ तो डील हो ही नहीं, तो फिर फायदा क्या, जितनी मर्जी डिस्कशन कर लो, ठीक है। सो एग्जिट स्ट्रेटेजी जितने भी स्टार्टअप्स अगर पहले ही प्लान करके रखेंगे उतना इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं 2 साल में, 5 साल में, 4 साल में, 1 साल में कब आपको एग्जिट देना, ठीक है। सो दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। उसके बाद है टर्मिनोलॉजीज आपकी, पिवट। पिवट क्या होता है, अभी रिसेंट एग्जांपल ले लेता हूं मैं ब्लिंकिट का, है ना। ब्लिंकिट पहले क्या कर रहा था, खुद डिलीवर कर रहा था चीजें, उसके खुद के प्रोडक्ट्स भी थे, ग्रोफर्स था मतलब पहले उससे, है ना। तो ग्रोफर्स था, उससे प्रोडक्ट भी मिला था, चीजें कर रहा था, बेचा। फिर उसने देखा यार आज की डेट में 90% लोग तो ब्रांडेड ही खरीद रहे हैं, टाटा की चाय पत्ती, लक्स साबुन, यही खरीद रहे हैं जो मार्केट में, मेरा प्रोडक्ट तो खरीदा ही बड़ा कम जा रहा है। हम उसके चक्कर में इतना बड़ा स्टोर, इतना बड़ा कैपिटल में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं स्टॉक के अंदर, है ना। तो उसने कहा यार लोगों को चाहिए टाइमली घर पे प्रोडक्ट, जैसे मैं मार्केट जाता था आधे घंटे में लेके आ जाता था, वहाँ डिलीवरीज क्या हो रही है 1-1 दिन में, 2-2 दिन में। उसने कहा भाई काम करो, 90% तो काम मेरे बिकते हैं रेडीमेड प्रोडक्ट ही, हम वही आधे घंटे में पहुँचा दें, वो बेस्ट सोल्यूशन करो। तो अब आप देखो 20 मिनट में, 30 मिनट में उन्होंने पहुँचाना शुरू कर दिया, है ना। तो उन्होंने क्या किया, पिवट यानी चेंज कर दिया अपनी स्ट्रेटेजी, जो इतने साल चलाई उसको इतने साल बाद भी चेंज कर दिया, उनको लगा। तो जब हम स्टार्टअप्स को तभी ये गाइड करते हैं कि जरूरी कि जो आपने आइडिया सोचा था मुझे उसी पे फिक्स करना है, मुझे चेंज करना है। हम आइडिया के साथ साथ जब डिमांड है, चीजें हैं, उस हिसाब से मुझे चीजों को चेंज करना पड़ सकता है, तो करो। अगर आप चेंज नहीं करोगे तो फिर वो वहीं पे रह जाओगे, फ्लॉप हो जाओगे, है ना। दैट्स ट्रैक्शन अगेन क्वांटिटेटिव के नंबर में मैं वैसे बोलता हूँ, अगर मैं कहूँ कि यार मैंने कल पतला होना है, तो क्या वो सेंटेंस है कुछ, क्या हो पाएगा, अचीव कर पाऊंगा रिजल्ट, नहीं ना कुछ हो पाएगा, है ना। पर लेकिन अगर मैं बोलूँ 3 महीने में मैंने 10 किलो रिड्यूस करना है या 5 किलो रिड्यूस करना है, तब कुछ सेंस बनता है। और आप मेहनत करोगे और हर रोज मेजर करोगे कि 15 दिन में मैंने 1 किलो भी कम किया कि नहीं किया, या 20 दिन में कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ। तो नंबर्स जब आते हैं तो ये मेजरेबिलिटीज ऐसा, तो ट्रैक्शन नंबर्स, कि आप जा रहे हो मार्केट में, जा रहे हो, कितना नंबर है, कैसे नंबर है, तो सेंस आता है ना। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत ये कर लूंगा, वो कुछ नहीं सेंस है। मैं मार्केट, इतनी बड़ी मार्केट के अंदर इतने पे मैं आ रहा हूँ, इतने कस्टमर भी मैं एक्वायर कर लूँ, इतने भी कर लूँ, तो मेरे तो चांदी निकली, है ना। सो दैट इज ट्रैक्शन, यू शुड ऑलवेज हैव ट्रैक्शन इन बर्न रेट। जनरली क्या होता है कि भाई अगर मान लो 0 रेवेन्यू है कंपनी में, है ना, आज की डेट में, तब भी मेरे को मिनिमम चलाने के लिए कंपनी हर महीने कितना पैसा चाहिए, ठीक है ना, कितना पैसा चाहिए। तो अभी आजकल बुझाता अच्छा इतने पैसे कितनी देर चलाओगे, हो गया था 12 महीने 18 महीने के लिए मेरे को चाहिए, तो मतलब पर मंथ को इंटू 12 वाइज वो कर लेता है कि बर्न अभी कितना हो रहा है, बर्न जला रहे हैं, बर्न, है ना,
तो बर्न कितना कर रहा है हर महीने कि भी अभी रेवेन्यू नहीं आ रहा, फिर भी इतना करना पड़ेगा आपको, मार्केटिंग ये वो सब चीजें करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। सो दैट्स बर्न रेट। मोड, व्हाट इज अ मोड? मोड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, यानी आप दूसरों से अलग हो कैसे, ठीक है ना। तो दे कैन बी डिफरेंट, यानी आपने काम किया, बड़ा अच्छा किया, बाद में आके क्या हो गया, दूसरे ने आके, आपने तो बड़ा अच्छा किया, 1 करोड़ रुपए भी लगा दिया, सब हो गया, दूसरा बंदा उसने चल रही है, मार्केट में रिक्वायरमेंट है, वो आया, उसने 10 करोड़ रुपए डाला आप ही के प्रोडक्ट में, नाम ब्रांडिंग ब्रांडिंग और 10 गुना की, शाहरुख खान को लाया, उसको लाया, चल दिया, तो आपका आगे 0। तो व्हाट इज अ मोड? ऐसा क्या चीज है कि दूसरा आपको जल्दी से एक्वायर नहीं कर सकता। तो दे कैन बी डिफरेंट, स्विचिंग कॉस्ट, या टेस्ट है, या इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, रेगुलेटरी है, ब्रांड है, नेटवर्क है, कोई भी चीज हो सकती है, टेक्निकल नो हाउ। तभी आजकल टेक्स हैं जो चल रहे हैं, टेक स्टार्टअप्स, वाई मोर फंडिंग इन टेक स्टार्टअप्स बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि टेक को एक दिन में बनाना, जो पूरा अपने बैकएंड में हर डे इम्प्रूव कर करके टेस्ट करके बनाया है, वो दूसरा के एक दिन में कॉपी नहीं कर सकता। पानी भी बहुत है, ये रिमोट है, टीवी है, लेकिन रिवर्स इंजीनियरिंग करके देख लेंगे, समझ लेंगे और उसको चेंज करके उसको बना लेंगे, सो उसको कर लेंगे, है ना। सो पॉइंट इज कि आपको पास एक मोड होना बहुत, अगर आप कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं करते और मार्केट के अंदर कोई भी आके आपको 2 दिन में खत्म कर देंगे, तो इन्वेस्टर का तो जितना भी पैसा लगा है वो हो जाएगा, ठीक है शायद। उसके बाद सीड इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर में जी हमने डिस्कस कर लिया था पहले, है ना, सो आई थिंक इसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। अब वैसे ऐसे गवर्नमेंट सेबी एक्ट के थ्रू देखो इन्वेस्टर कौन है, सीड एंजल इन्वेस्टर्स की बात की, दिस इज द डेफिनेशन एज पर गिवन बाय सेबी कि कौन इन्वेस्टर है। कहते वो बंदा जो कि इंडिविजुअल एचयूएफ या फैमिली ट्रस्ट से सोल प्रोप्राइटर है, जिसकी कम से कम इनकम है 2 करोड़ रुपए, और या नेटवर्थ है कम से कम 7 करोड़ 50 लाख रुपीज की, आउट ऑफ विच नॉट लेस देन 3 करोड़ 75 लाख इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल एसेट, यानी रियल एसेट नहीं, रियल एस्टेट नहीं, फाइनेंशियल्स में होना चाहिए, है ना, कंपनी के शेयर हो गए, कुछ भी हो गया, फाइनेंशियल एसेट्स में होना चाहिए। एनुअल इनकम ऑफ एटलीस्ट 1 करोड़ रुपीज एंड मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 5 करोड़ रुपीज, आउट ऑफ विच नॉट लेस देन 2.5 इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है। तो आइदर ऑफ द क्लॉजेज होता है तो फिर उसको अक्रेडिटेड इन्वेस्टर मान लिया जाता है, जो एएक्स के थ्रू इन्वेस्ट करता है, उनको एक्चुअली इस डेफिनेशन में आना जरूरी है, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट हो तो 50 करोड़ रुपीज की नेटवर्थ होनी चाहिए, ट्रस्ट हो फैमिली नेटवर्थ ऑफ 50 करोड़ हो, पार्टनरशिप फर्म है तो फिर ईच पार्टनर इंडिपेंडेंट मीट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जितने पार्टनर्स हैं वो उन क्राइटेरिया के अंदर फॉल करना चाहिए। तो ये क्या है, इन्वेस्टर आप जो रजिस्टर्ड उसके अंदर होता है। अब बाकी चीजें हैं इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप, आपको जब कर रहे हो तो क्या क्या चीजें देखनी है, फोकस किस पे करना है, फाउंडर एंड टीम पे, है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में जाने से पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या देखा जाता है, आइडिया और वो फाउंडर, आइडिया कितना चल सकता है और फाउंडर। तो मैं हमेशा बोलता हूँ आप चाहे काम मिट्टी का कर लो चाहे सोने का कर लो, पैसा दोनों में बना सकते हो, पर काम करना आना चाहिए, यानी जो करने वाला बंदा है उसको उसके प्लस माइनसेस पता होने चाहिए। तो जब आप फाउंडर से 10 सवाल करते हो उसको कितना रिस्पॉन्सेस पता है, अगर तो उसको रिस्पॉन्सेस पता है तो इसका मतलब उसमें दम है, अगर नहीं पता होंगे तो नहीं होगा। तो इसलिए हमें तो सारे रेडी रखने हैं, मुझे नहीं पता आगे से कौन सा क्वेश्चन आने वाला, ठीक है ना। सो फाउंडर एंड टीम पे फोकस है। इफ यू आर इन्वेस्टिंग इनटू स्टार्टअप, प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करो, कितना क्या नंबर XYZ, प्रॉब्लम और सोल्यूशन क्या वो सॉल्व कर रहा है, फ्यूचर पोटेंशियल, फ्यूचर कितना जाने वाला है, कितना उसकी मार्केट में एक्सेप्टेंस हो सकते हैं, ओन एक्सपर्टीज और एक्सपर्ट एडवाइस, ठीक है। आपको जब इन्वेस्ट करो तो खुद कितना आप उसमें वैल्यू डाल सकते हैं, कि बस इन्वेस्टमेंट करो, लोन्स के सिर्फ फोकस ऑन रिटर्न्स करके कभी इन्वेस्ट मत करो। स्टार्टअप्स तो इतना हाई परसेंटेज फेलियर है, तो जितना मर्जी देख लो होगा नहीं। तो आप रिटर्न अच्छा है तो रिटर्न बड़ा अच्छा दे रहा है, 40% दे रहा है, इट डजंट वर्क आउट, ठीक है। नॉट चेकिंग द हेल्थ, यानी वो ड्यू डिलिजेंस से, बस फोमो, फोमो सुना है नाम आपने, फियर ऑफ मिसिंग आउट, है ना, जो रियल एस्टेट में बड़ा चलता है, ये गाड़ियों में आजकल बड़ा चल रहा है ना, स्केर्सिटी क्रिएट कर देना आर्टिफिशियल, ये है ही नहीं जी, है ना। हाँ तो फिर मिसिंग आउट की, यार अच्छा उसने भी ले लिया, उसने भी ले लिया, मैंने नहीं लिया, मैं भी ले लेता हूँ। तो ये नहीं कि भाई आपने देखा कि अच्छा सारे ले रहे हैं तो यार मैं भी ले लेता हूँ, मैं भी बाय कर लेता हूँ, सारे ले रहे हैं, है ना। तो वो नहीं, नॉट चेकिंग द हेल्थ, मतलब कि सब ले रहे हैं, ये नहीं चेक नहीं किया बस कर दिया इन्वेस्ट, क्योंकि सब कर रहा है। नॉट इवैल्यूएटिंग टीम पोटेंशियल, टीम ही नहीं देखी उसके पास है क्या, आप तो बड़े अच्छे हो लेकिन टीम ही नहीं है करने की।
नो हरी, जल्दी कोई मत करो, डील का कुछ नहीं, एक नहीं दूसरी आएंगी चीज़ें आएंगी, बट जल्दी नहीं। अगर आपका एक्सपर्ट बिल्कुल भी नहीं, उस नॉलेज के आइडिया की है नहीं है, तो उसको इन्वेस्ट करने के आप नहीं भी सोच सकते। तो सिटी वाइज स्टार्टअप फंडिंग आप ये देखो कैसे कैसे है, दो ये 2021 का डाटा है। तो बट इसमें आप देखो पंजाब का नाम नहीं है ना, चंडीगढ़ इस साइड आप देखो नॉर्थ में वो हो जाता है, इस साइड में आने के बाद दिल्ली के ऊपर किसी का नाम। दैट्स व्हाई एज ए पंजाब इंडिया नेटवर्क वी आर ऑन अ मिशन टू क्रिएट दैट इकोसिस्टम कि अगली बारी चार्ट में यहाँ पर भी नाम होगा, है ना। तो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट दैट इकोसिस्टम कि कैसे हम इसको इंक्रीज करें। उसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें, सो जनरली आपको लगता है कि जो जिसको फंडिंग मिल गई, चीज़ें मिल गई है, वो नीचे वाला जिसको नहीं मिली है कि वो लकी है उसको मिल गई है, ऐसा नहीं है। सो उसके अंदर पैशन, डिसिप्लिन, फेलियर्स, प्लानिंग, कंसिस्टेंसी, बहुत सारी चीज़ें होती है, तभी होता है। एज ए स्टार्टअप डोंट अज्यूम कि नहीं यार वो लकी है तो इसलिए पैसा मिल गया, ठीक है। देयर इज नथिंग लाइक लकी एंड ऑल। लेवल ऑफ नॉलेज गेन व्हेन थिंग्स गो राइट, व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। जब आप सही जाते हैं, तब मैं सीए में बोलता होता था, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाए ना, कई बार वो बड़ा सही नहीं होता। क्यों? उसे फेलियर तो नोट ही नहीं किया। जो सेकंड में या उसमें हो तो वो पिछले नोट करते क्या क्या गलतियां की। तो एज ए स्टार्टअप अगर आपका फर्स्ट फेल भी होता है, डजंट मैटर, आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, बहुत सारी चीजें जो नेक्स्ट में जाओगे स्टार्टअप करने के लिए, इट विल हेल्प यू अलॉट, है ना। व्हेन थिंग्स गो राइट तो कुछ सीखते हैं, लेकिन जब गल जाते हैं तो हम 10 गुना ज्यादा सीखते हैं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, डोंट स्टॉप हियर, फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। हमें XYZ उनको एक्सपेरिमेंट चीज़ों को करना पड़ता है कि मैं कैसे करूँगा, ये करूँगा, ये नहीं चल रहा तो ये चलेगा, ये नहीं चलेगा तो ये चलेगा। तो इट्स अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ऑलवेज से देयर इज ओनली वन थिंग परमानेंट इन दिस वर्ल्ड एंड दैट इज चेंज। ग्रोथ चेंज हो रहा है, तो लर्निंग तो हमेशा करनी पड़े। आउटग्रोइंग, टेक द लीप इन अ सेंस, इफ यू आर अ इन्वेस्टर और आप फंस गए हो, आपका पैसा भी है रियल एस्टेट में, चीज़ों में, बट यू आर नॉट एबल टू डू इट, एक्सपैंड इट, तो आपको पता है कि एक लेवल से मेरे को दूसरे में जाना है, फाइंड अ न्यू पॉइंट, है ना। ग्रो करना है, ग्रो करना जरूरी है। आप फंस रहे हो, आपको एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा, चीज़ें नहीं मिल रहा, तो लेट्स क्रिएट। मैं दूसरे मिशन पे हूँ, मैं तो वो पॉइंट बनाने के मिशन पे हूँ, है ना। सो यहाँ पे है नहीं, तो सब लोग बैंगलोर, बॉम्बे, सब चीज़ें उसको प्लान करते हैं, वो कहते हैं यहाँ पे है नहीं है, तो मैं कहता हूँ लेट्स क्रिएट दैट, है ना। तो मैं तो उसको क्रिएट, लेकिन एज ए इन्वेस्टर इफ यू सी कि आपको क्रिएट करना है तो उसके अंदर जंप करना है। अगर जहाँ पे आप अभी हो, नेक्स्ट स्टेप क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट ग्रोइंग थिंग। नर्चरिंग योर माइंड, जनरली रेस्ट, रिलैक्सेशन, ये सब आपने सुना होगा। हु वी स्पेंड टाइम विद, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको, अगर आप 10 करोड़ कमा रहे हो, ठीक है, तो आपको दोस्ती किसके साथ करनी है, जो 1 करोड़ कमा रहा है उसके साथ या जो 100 करोड़ कमा रहा है उसके साथ। पैसे लेने के लिए नहीं, वो पैसे मत सोचो कि वो 100 करोड़ मुझे पैसे देगा, नो, माइंडसेट के लिए। जो 100 करोड़ वाला ना, वो बताएगा आपको कि मैं कैसे 100 करोड़ पे पहुंचा, और 1 करोड़ वाला बताएगा मैं कैसे 1 करोड़ पे पहुंचा। तो आप 10 करोड़ पे कैसे 100 करोड़ पे पहुंचोगे, जिसके साथ रखोगे ना 10 करोड़ एक पे रखोगे तो आप 1 पे पहुंच जाओगे, है ना। तो 10 से आप 100 पे सोचोगे ना, 100 पे पहुंच जाओगे। तो क्रिएटिंग द राइट माइंडसेट, तो हु वी स्पेंड टाइम विद, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। अब आप यहाँ पे आए हो सारे, तो यू आर स्पेंडिंग टाइम टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स एंड ऑल, तो वो टाइम स्पेंड करोगे चीज़ों के, तो फिर यू विल एबल टू अंडरस्टैंड आगे जितनी भी चीज़ें होंगी। मैं कहता हूँ पूरी सेशन में एक चीज़ भी याद रहेगी और आपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ली, तो इट विल हेल्प यू अ लॉट इन दोज डिसीजंस एंड ऑल, कि हाँ ऐसा सुना था और ये हुआ था। So generally God never gives you a dream that patches your budget. He is not checking your bank account, checking your faith, है ना। तो बैंक अकाउंट छोड़ दो, पैसा वैसा कितना है। मैं एक मूवी देखी है आपने, टाइगर जिंदा है, किसी ने, है ना, देखिए अगर, तो उसमें एक डायलॉग है, भगवान सर देख के सरदारी देता है। जब वो बॉम्ब वाला सीन नहीं है, वो कहता है नहीं नहीं बॉम्ब नहीं निकले, वो कहता है भगवान, जब वो बॉम्ब स्क्वाड बनाया ना, तो भगवान सर देख के सरदारी देता है, ठीक है। सो इन अ सेंस कि अगर आपको लगता है कि गॉड हैज गिवन यू रिस्पांसिबिलिटी टू डू समथिंग न्यू, डू समथिंग बिग, तो टेक दैट रिस्पांसिबिलिटी, है ना। तो वो देखो पैसा वैसा सब आ जाएगा। ये मत सोचो मेरे तो पैसा ही नहीं है, मैं कहाँ से कर लूंगा, ये नहीं है तो मैं कहा, जब जाओगे मार्केट में जाओगे पैसे देने वाले भी लोग मिल जाएंगे। बट अपना फोकस रखो, फेथ रखो कि यस आई एम गोइंग टू डू इट। एज व्हेन दे बिकम मिलियनर्स, है ना, बिलियनर्स, जब आप देखो डिफरेंट एज है, तो ऐसा स्टार्टिंग एज कैन बी एनीथिंग। इट्स नॉट लाइक कि आपने पर्टिकुलर एक उस एज में तो आप उसको यूज करोगे, है ना। सो एनी क्वेश्चंस टिल नाउ, कोई भी क्वेश्चंस आपके, एनी क्वेश्चंस?
या तो बहुत अच्छा पढ़ा दिया, बिल्कुल बेकार पढ़ाया, सिर्फ ऊपर से निकल गया। जैसे आपने बताया था वैल्यूएशन, अभी मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ और मुझे अपना वैल्यूएशन पता करना है, मतलब मेरे को इतना पता है कि मेरी पता करके क्या करोगे? ये लोग बहुत आते हैं मेरे पास, स्पेशली एमएसएमई। मेरे को पता करा दो वैल्यूएशन मेरी कितनी है, तो पैसे खर्च दो, करा देते हैं। तो पैसे नहीं खर्चने, क्या नहीं? Isn't it? देखो जब वैल्यूएशन तभी निकलेगी जब आपका मॉडल तैयार है, जब आपका बिजनेस तैयार है, मैं कैसे स्केल करूँगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपको आज 1 करोड़ रुपए दूँ, आपको पता है कल सुबह कहाँ लगाना है वो? नहीं बताया, बस थोड़ा बहुत पता है। थोड़ा बहुत ही सही। लाइक मतलब अपना ऑफिस सेटअप करना है और बंदे रखना है फिर, अच्छा वो कितने पैसे लगा दोगे उसमें से? और लाइक इस बार थोड़ा लाइक लाख है 20 और 30 में ना 10 लाख का फर्क होता है, यही गड़बड़ हम खा जाते हैं। ठीक है, 50 लाख 1 करोड़ दे दो, 1-2 करोड़ दे दो, 5-10 करोड़ दे दो। वो भाई 5 और 10 में 5 करोड़ का फर्क है, 20 और 30 लाख में 10 लाख का फर्क है। यही तो पता नहीं है, तो 1 करोड़ क्या संभालोगे आप मेरे? तो क्यों दूं आपको फिर 1 करोड़? आर यू रेडी टू हैंडल दैट 1 CR? नो। तो वी शुड बी रेडी टू हैंडल दैट मनी। अगर मैं हैंडल नहीं हूं तो कोई मेरे को देगा भी नहीं, फिर हम गलत एक्सपेक्टेशन भी ना रखें। ठीक है, कोई कभी नहीं पता है कि कल आपको कोई मिल जाए ट्रेन में जाता हुआ भी। मैं आपको अच्छा आपको बताऊं, मेरे जो ऑस्ट्रेलियन पार्टनर है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन पार्टनर है मिस्टर रमन भलो, वो कैसे मिले हैं मेरे साथ? एक ट्रेन 4 घंटा लेट होगी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, तो मेरे साथ एक साथ वाली सीट पे बंदा बैठा हुआ था, फिर बातें शुरू होगी, चाहे उसकी सीट कहीं और थी, बस वहां बैठा हुआ था, वो उसके वो दोस्त थे ये। ठीक है, तो उसने कहा अच्छा आप भी सी हो, वो भी सी है, मैं चीज़ें, तो उसने अगले दिन कनेक्ट करा दिया, और वो कनेक्ट हो गया, चीज़ें होगी, और हम आज यहाँ तक। तो पॉइंट इज कि ये कनेक्शन थिंग्स एंड ऑल, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया जाने की बात कर रहे हैं, आपको ये नहीं पता कौन सा कब कहाँ कनेक्ट करेगा, क्या चीज़ें होंगी। ये तो इन्वेस्टमेंट से करनी है। और अगर वहां पे किसी ने कहा ले मैं तेरे को 1 करोड़ देता हूँ, तो आप रेडी हो? आओगे 10-20 लाख लगा दो, 10-20 में 10 लाख का फर्क है। अगर आपका आइडिया है, यू शुड बी ऑन टिप्स कि मैंने 1 करोड़ के 20 लाख कहाँ लगाने, 30 कहाँ लगाने, 10 कहाँ लगाने। ये नहीं 20-30, 1-2 करोड़, है ना? तो दैट इज अ वेरी रॉन्ग फिगर। लोग फंडिंग मांगने भी आते हैं, 8-10 करोड़ दे दो, 5-10 करोड़ दे दो। वो यार ये क्या 5-10 करोड़ दे दो मतलब? वो तो पहले ही मेरी लिस्ट से बाहर चला जाता है जो ऐसे आके बोलता है ना, क्योंकि वो फिर डुबाएगा ही, क्योंकि मैनेज ही नहीं कर पाएगा। वो एक कई बहुत आए थे कि मैंने कहा पैसे, वो तो आप बना के दोगे ना, कितने पैसे चाहिए भाई? तुम ठीक है फाइनेंस के हम बंदे हैं, लेकिन मैं थोड़ी बना के दूंगा फाइनेंस। वो तो तुम्हें पता होना चाहिए मैनेजिंग कहाँ करना है, कैश फ्लो तो तुम्हें मैनेज करना है। हाँ मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि यार 10 चीजें ढूंढनी है, पर तुम ही बता के दे दो मेरे को, तुम ही कैश फ्लो बना दो, तुम ही कर लो, सब चीजें कर लो, वो नहीं चलती, सेंस नहीं है उसमें। तो उसमें आइडिया तो तुम्हारा है ना, तुम्हें पता है कि कहाँ पे कितना होगा। मुझे क्या पता तुम्हारे कितने 10 एम्प्लॉय चाहिए कि 2 चाहिए? तो तुम्हारे काम से तुम्हें पता है कि 2 चाहिए, मैं तो कैलकुलेशन 10 की कर सकता हूँ ना, पर ये कैलकुलेशन तो तुम्हें पता नहीं है कि 10 चाहिए कि 2 चाहिए। ठीक है, सो दिस इज थिंग्स वी हैव टू डू एंड ऑल। starting the your basic key that is equity fit. Initial stage basic step at 1%. Red thing. जो फाउंडर स्टेज पे करा, फाउंडर्स एग्रीमेंट में, हाँ, वो तो जब आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सर लिखोगे ना, खुद समझ आ जाता है। ये तो हम कभी बैठ के लिखते नहीं है। The thing is that the whole state idea but is not very much managed system. Idea है अगला बंदा पैसे लगाना चाहता है, तो पैसा लगाने वाला बंदा क्या बोलेगा, ठीक है एक काम कर, पैसा मांगेगा मैं से शेयर कर। नहीं, तो वही तो सबसे बड़ी गलती है, उसको पहले दिन ही ना कर देना। मैं आपको एक बताता हूँ चंडीगढ़ के स्टार्टअप अगेन। तो एक स्टार्टअप जिसको आइडिया स्टेज पे है, उसको तो 5 लाख मिलने की बड़ी बात है ना? तो आइडिया स्टेज पे आया वो, उसने कहा, उसको एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर ही मिल गया उसको, तो उसने कहा चलो, उसने कहा ठीक है कर रहा है, उसने कहा ठीक है 5 लाख मैं दे देता हूँ तेरे को, और 5 लाख के बदले 50% शेयर दे दी। मैंने कहा भाई तो अब फ्यूचर में क्या करेगा? जो इन्वेस्टर आप में पैसे लगा रहा है, एटलीस्ट आप एक स्टेज तक पहुंच जाओ, एंजल तक या एंजल के आगे तक भी। दे वांट फाउंडर शुड होल्ड मिनिमम 50%। उसके बाद फिर ठीक है जब स्केलेबिलिटी में जाएगा, लेकिन एक लेवल तक पहुंचने के लिए 50% होना चाहिए। अब तो पहली स्टेज में 5 लाख में 50% दे दिए, अब तो नेक्स्ट राउंड कितना डिल्यूट करेगा? क्या डिल्यूट करेगा? वो तो दोनों करेंगे। मैंने कहा पर वो फाउंडर नहीं है ना, फाउंडर वही मैंने, एडवाइजर, फाउंडर, इन्वेस्टर, 3 डिफरेंट पीपल। वो इन्वेस्टर है,
ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक वो सर मेंटल माइंडसेट का टॉपिक है। जिसको वो समझ नहीं आता ना, वो ऐसी बात करेगा, ठीक है पैसे लगा रहा हूँ 50% मेरा। एक और यहाँ पे स्टार्टअप है मेरे पास आया, वो इन्वेस्टर ने 70% इक्विटी ले रखी है ना, वो भी अच्छा रिच, उसने कहा कि आइडिया ले आया, उसने कहा तूने कुछ नहीं करना, ऑफिस भी दिया, सब चीज़ें मैंने दी, सब चीज़ें मैं दे रहा हूँ, तेरे को कुछ नहीं करना। तो वो कहता बट ऑब्वियसली सारा मैं दे रहा हूँ, 70% मेरा 30% तेरा। बट वो आइडिया पे तो कुछ भी नहीं कर रहा, वो तो कह रहा है तो 10 बंदे ले आया, सैलरी रखेगा, मैं सैलरी दे दूंगा, तेरे को ऑफिस चाहिए मैं ऑफिस दे दूंगा। वो देखो एक सेंस में वो ठीक भी है कि आपके आइडिया को, बट 70% उसने रखा हुआ है, तो डिसीजन मेकिंग फ्यूचर में क्या होगी? अभी तक तो उसको सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन जिस दिन वो बढ़ गया ना, वो क्या कहेगा, यार सारा तो मेरी वजह से, उसने तो पैसे दिए है ना। कितने लगाए होंगे आज तक? 2 करोड़ लगाए होंगे, मेरे को 100 करोड़ मिल रहा है, समझ लो। फिर वो आ जाती है जब पैसे की बात आती है, तो फिर वहाँ पर डिस्प्यूट आता है, ना उसके बनने ना उसके बनने पर। तो जनरली क्या होता है, जो स्टार्टअप आ रही है इस पे चलिए पैसा होते ही, आइडिया तो बहुत अच्छा है, सोच भी बहुत अच्छा लिया, प्लान भी बहुत अच्छा है, वो जगह जगह भटक रही है, पैसा तो होता नहीं। अब जब उन्हें 7 से महीने तक पैसा नहीं मिलता है, 2 साल तक पैसा नहीं मिलता, तो वो क्या करता है, जो भी आपने बात की सर उसी के लिए तो हम जैसे लोग हैं ना, ये है, लेकिन उनको समझ नहीं आती ना। तो तभी तो राइट काइंड ऑफ माइंडसेट और चीजें समझने के लिए तो हम लोग हैं। अगर आप इन्वेस्टर को भी मेरे पास लाओगे, स्टार्टअप को भी लाओगे, उसको मैं पिक्चर दिखाऊंगा तो शायद समझेगा ना। तो अगर मैं इन्वेस्टर को भी ले आऊंगा और स्टार्टअप को भी ले आऊंगा, अभी हम आपस में डील कर लेते हैं, उस टाइम लगता है, देखो सबसे बड़ी मोटिवेशन दुनिया में पैसा तो है ही है, बट उसको यूज करना किस टाइम पे, क्या सिचुएशन देखना, करना, राइट डिसीजन लेना, डिनाई करना, कुछ भी करना, उन्हीं चीज़ों के लिए राइट गाइडेंस के लिए हम लोग होते हैं। वही तो इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं हम, कि यहाँ पे वो लोग भी गाइड कर रहे हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, और वो स्टार्टअप कंसल्टेंट्स हैं। तो एक्चुअली स्टार्टअप में बिजनेस कंसल्टेंट है, नॉर्मल बिजनेस क्या चलता है चीज़ें हैं, दे नॉट स्टार्टअप कि स्टार्टअप के अंदर फंडिंग क्या और ये चीज़ें क्या, दे आर नॉट अवेयर अबाउट दोज थिंग्स एंड। तो राइट पर्सन से मिलाना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट।